हेलो हेलो। बेटा आई एम ऑडिबल? बेटा साउंड बताओ, साउंड परफेक्ट है क्या? आई एम ऑडिबल, साउंड बताओ, साउंड परफेक्ट है? यस सर। बस साउंड का ही परफेक्शन चाहिए। कल भी साउंड की दिक्कत थी, बट आज थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया है। ऑल क्लियर, परफेक्ट परफेक्ट, ऑल गुड, बेहतरीन। ठंड बहुत पड़ रही है भाई, ध्यान रखना। दिल्ली में तो बहुत बुरी हालत है ठंड की। सोचो मैं दो दो जैकेट पहनने के बाद आपके सामने आ रहा हूँ, ठीक है? समझ रहे हो ना, ठंडी बहुत है, तो ध्यान रखना सारे के सारे। यस, दिल्ली में तो बहुत ठंडा है भाई। ठीक है, हाँ। लखनऊ में भी है जबरदस्त। वॉइस तो परफेक्ट है ना? वॉइस 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 बताओ, वॉइस परफेक्ट है? एक बच्चा लिख रहा है नो वॉइस। हाँ परफेक्ट है बेटा, परफेक्ट है। एक बार अपना डिवाइस चेक करो, परफेक्ट है। ठीक है, अलीगढ़ में भी ठंड पड़ रही है। अलीगढ़ तो यही पास में ही है। ठीक है, कश्मीर में तो भाई बर्फ गिर रही है, ठीक है, तगड़ी वाली। मुझे अपने वो दिन याद आ रहे हैं जब कश्मीर में था, यही समय था, यही समय था। सोचो बड़े बड़े बूट पहन करके पढ़ाने जाता था कश्मीर यूनिवर्सिटी, श्रीनगर यूनिवर्सिटी के अंदर। बिल्कुल खतरनाक कंडीशन थी। तो क्लासरूम में बड़े बड़े हीटर लगे होते थे, बड़े बड़े हीटर गैस वाले, ठीक है। कानपुर में भी ठंड है भाई, ठीक है, तभी कह रहा हूँ सब लोग ध्यान रखना, ठीक है। ठंड के दो नुकसान है, एक तो पढ़ाई कम होती है, ठीक है, खबाई ज्यादा होती है तो फिर आलस आएगा, ठीक है, और फिर पढ़ाई गड़बड़ होगी, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इसको पॉजिटिव वे में लेना है। हमेशा चेयर और मेज का ही यूज करना है। पहली बात, पूरा ढंग से जैकेट वैकेट कस के, अच्छे से बूट पहन करके, ठीक है, सॉक्स पहन करके, पूरा मतलब करके, तब आप चेयर पर बैठोगे। समझ में आ गया? जो करना है चेयर पर ही आपको खाना पीना है। बेड मत पकड़ लेना। अगर बेड पकड़ा तो धीरे धीरे रजाई खिसकेगी 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 खिसकेगी, और समझ गए ना मेरी बात? 1 घंटे के अंदर अंदर सर ढक जाएगा आपका। ओके, हाँ, नींद भी आती है, ठीक है। चलो, हाँ, मसूरी में स्नोफॉल हो रहा है, बिल्कुल। जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां तगड़ा स्नोफॉल हो रहा है। मसूरी से ही बच्चे हैं क्या? चलो बहुत बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो आज हम वो टॉपिक कराने वाले हैं जिससे एक क्वेश्चन, एक नहीं, 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। खाली इस टॉपिक से, खाली इस टॉपिक से ही 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है, कल मैंने टूल्स की बात की थी, तो एक बार मैं क्विकली रिवाइज करता हूं, और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वाले पार्ट को आज एंड करूंगा मैं, ठीक है। एक क्वेश्चन पक्का है यहां से। कल मैंने सबसे पहले आपको बताया था व्हाट इज, हाँ, तो सबसे पहले मैंने बात की व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो मैंने 3 डेफिनेशन दी थी। ओल्ड डेफिनेशन, टुडे आज के हिसाब से डेफिनेशन क्या है, और अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी उसके हिसाब से डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो अगर मैं ओल्ड डेफिनेशन की बात करता हूं, मैंने बताया था डिफरेंट टाइप के मिल्क प्रोडक्ट या फर्मेंटेड प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म या उनसे आइसोलेटेड एंजाइम्स को जो यूज करते थे, ये थी आपकी ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। यस, ये आपकी ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी थी। अब लेटेस्ट बायोटेक्नोलॉजी क्या है आज की डेट के अंदर? आज की डेट में जो बायोटेक्नोलॉजी है उसमें आप इतना कह सकते हो कि लेटेस्ट जितना भी डीएनए वैक्सीन आप यूज कर रहे हो, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में बताया भी था मैंने वैक्सीन वाला पार्ट, ठीक है, या टेस्ट ट्यूब बेबी वाला पार्ट आप जो भी कर रहे हो, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ, ठीक है, वो इसी में आता है। जीन थेरेपी, कहीं भी डिफेक्टिव जीन को हेल्दी जीन से रिप्लेस कर रहे हो, आप समझ रहे हो? यानी जहां पर भी मैन्युपुलेशन ऑफ जीन आप कर पा रहे हो आज की डेट में, ठीक है, यस, वो सारी की सारी करंट करंट लेटेस्ट बायोटेक्नोलॉजी है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि अब लेटेस्ट वो क्या कर रहे हैं, वो नेचुरल साइंस को इंटीग्रेट कर रहे हैं। किसके साथ? ऑर्गेनिज्म के साथ। किसके साथ? सेल के साथ, सेल के किसी पार्ट के साथ।
और क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर एनालोगस बना रहे हैं। समझ रहे हो, सेम टाइप के मॉलिक्यूल बना रहे हैं, एनालॉगी जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसके लिए, आप बोलोगे ह्यूमन की सर्विसेज और डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट को, ठीक है, लेने के लिए। भाई डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बना रहे हैं जो ह्यूमन को सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। इसके लिए जो बायोटेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है वो एक्चुअल में सही डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो जब भी इंटीग्रेशन की बात आएगी, यस, हाँ क्लोनिंग भी इसी में आता है। जब भी इंटीग्रेशन की बात आएगी तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जब भी टेस्ट ट्यूब बेबी की बात आएगी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात आएगी, समझ रहे हो ना मेरी बात, डीएनए वैक्सीन की बात आएगी, जीन थेरेपी की बात आएगी, रिप्लेसमेंट ऑफ, ठीक है, आप डिफेक्टिव जीन बाय हेल्दी जीन, ये बातें आएंगी तो समझ लेना हम लेटेस्ट करंट डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। जब भी हम मिल्क प्रोडक्ट और फर्मेंटेड प्रोडक्ट के बनाने की बात करेंगे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म या उनसे आइसोलेटेड एंजाइम्स के थ्रू, तो हम ओल्ड डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। ये तीन बातें मैंने बता दी हैं, ये याद रखनी है। फिर मैंने लास्ट में बात की थी भाई प्रिंसिपल किस पर बेस्ड है बायोटेक्नोलॉजी का। अगर मैं प्रिंसिपल की बात करता हूं तो प्रिंसिपल किस पर बेस्ड होगा, दो चीजों पर, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग। तो पहले केमिकल इंजीनियरिंग क्या है भाई, केमिकल इंजीनियरिंग का मतलब है आप जो भी बायोटेक्नोलॉजी का काम करते हो वो जीन पर करते हो। जो भी काम कर, सर वॉइस क्रैक हो रही है, यार क्रैक तो नहीं हो रही है, ट्रायल तो मैंने करके देखा है अभी, ठीक है, वॉइस का मैंने ट्रायल करके देखा है और मैंने अभी बच्चों से पूछा भी है। अच्छा एक बार बताओ, क्या वॉइस क्रैक हो रही है, क्या वॉइस क्रैक हो रही है, नो, ऑल ओके। अच्छा मैं एक बार पोल जनरेट कर रहा हूं, हाँ और ना में रिस्पॉन्स देना सही सही पूरी ईमानदारी से, ठीक है, ध्यान रखना सिलेक्शन नहीं होगा झूठ बोलोगे तो टीचर से। हाँ और ना में रिस्पॉन्स देना, ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है, यस और नो में, ठीक है, वॉइस क्रैक हो रही है, यस, नहीं हो रही, नो, ठीक है, स्टार्ट। वॉइस क्रैक हो रही है, यस, नहीं हो रही, नो, वॉइस क्रैक नहीं हो रही, नो, हो रही है, यस। यानी लगभग 80% बच्चे लिख रहे हैं वॉइस क्रैक नहीं हो रही, 20% बच्चे लिख रहे हैं वॉइस क्रैक हो रही है। तो यानी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कोई बेसिक ग्लिच है, एक बार रिफ्रेश करो, ठीक है, क्योंकि 80% बच्चा अगर कह रहा है नहीं हो रही तो इसका मतलब यहां से तो चीजें सही जा रही हैं। ओके, ठीक है, नहीं हो रही। अच्छा वीडियो क्वालिटी बदलना पड़ेगा, अच्छा वीडियो क्वालिटी बढ़ाने पर हो रही है, यस। एक काम करो, अपनी वीडियो क्वालिटी आप जो 720 है ना उसको थोड़ा कम कर दो, ठीक है, तो वॉइस क्रैक नहीं होगी, ऐसा बच्चा लिख रहा है, ठीक है, ठीक है, बाद बाकी का ऑल क्लियर है, हाँ ठीक है। तो जो 20% बच्चे हैं उनको अपनी वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी डाउन करनी है, बाद बाकी का ठीक हो जाएगा, ठीक है। ओके स्टार्ट करता हूं मैं। तो बाद बाकी की भाई डेफिनेशन क्लियर थी। अगर मैं बात करता हूं केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग का मतलब है जहां पर आप जीनोम के ऊपर काम कर रहे हो। आप सोचो बैक्टीरिया कोई नहीं दे सकते हो, माइक्रो में साइज होता है, उसके अंदर सोचो जीनोम होता है, जीन होते हैं, उन पर काम करना है आपको, ठीक है, मैन्युपुलेशन इन डीएनए पर काम करना है आपको। तो आपको सुनिश्चित करना होगा जिस एटमॉस्फेयर में आप काम कर रहे हो, समझ रहे हो, जिस एटमॉस्फेयर में आप काम कर रहे हो उस एटमॉस्फेयर के अंदर पूरा स्टरलाइज कंडीशन होनी चाहिए, कंटामिनेशन फ्री कंडीशन होनी चाहिए, समझ रहे हो, यस या नो। ये समझ में आया ना, हाँ या ना में रिस्पॉन्स तो दो भाई। क्या हुआ, हाँ या ना में रिस्पॉन्स दो। एक मिनट, ऑल क्लियर सर। ऑडियो वीडियो इज परफेक्ट, ऑडियो वीडियो ठीक है ना।
ठीक है। ठीक है, चलो ठीक है। ठीक है, तो सीधी सी बात थी, इतना हमारी क्लियरिटी थी कि केमिकल इंजीनियरिंग क्या है, वो एटमॉस्फेयर को जिसमें आप वर्क करते हो बायोटेक्नोलॉजी वाला, उसको कंटामिनेशन फ्री रखना। समझ रहे हो? यस, कंटामिनेशन फ्री रखना, ये है आपकी, ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग। उसके लिए मैंने बताया था, जो आप आगे जाके पढ़ोगे तो स्टार्टिंग में तो आपको केमिकल इंजीनियरिंग ही सिखाई जाती है कि लोहे, जितने भी आयरन के मटेरियल चीजें हैं उनको कैसे आपको स्लाइस करना है, ग्लास वेयर को कैसे स्लाइस करना है आपको, ठीक है, किसी ऑर्गेनिक चीज को यानी किसी लिविंग टिश्यू को कैसे आपको स्लाइस करना है आपको, ठीक है, किसी रूम को कैसे स्लाइस करना है यूवी रेडिएशन की हेल्प से, ऑटोक्लेव की हेल्प से हम अपने मटेरियल को स्लाइस करते हैं, ग्लासवेयर को करते हैं, किसी लीफ की सरफेस को करना है अल्कोहल यूज करोगे, हाथों को करना है अल्कोहल यूज करोगे। तो ये कंटामिनेशन फ्री रखने के तरीके हैं, क्योंकि यहाँ पर आप डिफरेंट टाइप के एंटीबायोटिक्स बनाओगे बायोटेक्नोलॉजी से, आप डिफरेंट टाइप की चीजें बनाओगे, ठीक है, तो उन सबके लिए जरूरी है उस कंटामिनेशन फ्री एटमोस्फियर को मेंटेन करना। क्लियर है? कंटामिनेशन फ्री एटमोस्फियर को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, इसको हम केमिकल इंजीनियरिंग कहते हैं। अच्छा, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? तो जब भी जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करूंगा तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है जहां पर आप डीएनए के अंदर मैन्युपुलेशन कर सकते हो, आरएनए के अंदर मैन्युपुलेशन कर सकते हो, एडिशन एंड डिलीशन ऑफ जीन कर सकते हो। जब आप ऐसा करना सीख जाओगे, ऐसा करोगे, तो नो डाउट उस जीन का एक्सप्रेशन होगा और फिनोटिपिक करेक्टर में चेंज आएंगे, फिनोटिपिक करेक्टर में चेंज आएंगे। ये है आपकी, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें आप किसी भी जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री चेंज करके फिनोटाइपिक कैरेक्टर को चेंज कर पा रहे हो। ये क्या कहलाती है आपकी? ये कहलाती है आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने आपको जीन क्लोनिंग की बात बताई है कि जीन क्लोनिंग है क्या। समझना, जीन क्लोनिंग है क्या। जीन क्लोनिंग के अंदर मैंने बताया था जिस जीन की क्लोनिंग करनी है तो पहले उस जीन को आइडेंटिफाई करो, उस जीन को पहले आपको आइडेंटिफाई करना है। आपने जीन आइडेंटिफाई किया, ठीक है, पहले आपने उस क्रोमोसोम को आइडेंटिफाई किया, डीएनए को आइडेंटिफाई किया, फिर उसका आइसोलेशन किया, फिर उसमें उस जीन को आइडेंटिफाई किया, जीन को आइसोलेट किया, ठीक है। आइसोलेट करने के लिए जिस एंजाइम को यूज करते हैं उनको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलते हैं, स्पेशली रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, स्पेशली रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। क्लियर है बिल्कुल? यस या नो? हाँ, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को आपने यूज किया, और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करने के बाद अब आपको एक वेक्टर चाहिए। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर जो आपके जीन को बिठा करके किसी होस्ट में लेकर के जाता है। इतना ही नहीं, आपके जीन की मल्टीपल कॉपी भी बनाता है होस्ट में ले जाकर के, ठीक है, यस, होस्ट में ले जाकर के उसकी मल्टीपल कॉपी बनाता है। पहला काम तो यही करेगा, ठीक है, और ये भी सुनिश्चित करेगा कि जब वो होस्ट अपनी प्रोजेनी बनाता है, आगे की प्रोजेनी में भी वो वेक्टर आपके जीन को लेके जाएगा, उसकी मल्टीपल कॉपी बनाएगा। ठीक है, तो मैंने सिंपल तरीका बताया था क्लोनिंग के लिए। सबसे पहले आप एक प्लाज्मिड को आइसोलेट करोगे किसी बैक्टीरिया से। प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है जिसका मेन क्रोमोसोम से कोई संबंध नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके पास अपनी खुद की ORI साइट होती है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन अपना खुद का होता है, तो उसको किसी होस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां तक क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करके उस फॉरेन डीएनए, जो भी डीएनए आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसको और प्लाज्मिड को सेम टाइप के एंजाइम से कट करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, सेम टाइप के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करेंगे। फिर जोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए? मॉलिक्यूलर ग्लू चाहिए। तो मॉलिक्यूलर ग्लू क्या होता है? लाइगेज। फिर लाइगेज की हेल्प से आप उसको जोड़ दोगे, ठीक है। अब बन गया आपका रिकॉम्बिनेंट, जहां दो टाइप के डीएनए के कॉम्बिनेशन बनते हैं, इसको हम रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं। क्लियर है बिल्कुल? इसको हम रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं, जहां दो टाइप के डीएनए के कॉम्बिनेशंस बनते हैं, उसको हम रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं। कोई डाउट? तो रिकॉम्बिनेशन वाली बात क्लियर है। अब हम बात करते हैं रिकॉम्बिनेशन के बाद, अब आप भी रिकॉम्बिनेंट तो बना लिया, अब इस रिकॉम्बिनेंट को किसी होस्ट में ट्रांसफर तो करोगे ना। मैंने बताया ना, वेक्टर जो आपके जीन को किसी होस्ट में लेकर के जाए, वहां उसकी मल्टीपल कॉपी बनाए, वो डिपेंड करता है कि उस प्लाज्मिड का कॉपी नंबर कितना है। जितना प्लाज्मिड का कॉपी नंबर होगा उतनी वो मल्टीपल कॉपी बनाएगा होस्ट में ले जाकर के, ठीक है। तो इस रिकॉम्बिनेंट को जब आप किसी होस्ट में ट्रांसफर करते हो, तो ट्रांसफर करने की जो मैकेनिज्म है इसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं।
और अगर होस्ट में चला गया तो उस होस्ट को हम ट्रांसफॉर्मेंट बोलते हैं। क्लियर है? अगर वो होस्ट में चला गया तो उस होस्ट को हम क्या टर्म यूज करेंगे कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है और वो बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेंट में कन्वर्ट हो चुका है। यहां तक कोई डाउट? ठीक है। अब जब ट्रांसफॉर्मेंट बन जाएगा तो प्लाज्मिड उसमें जाकर के अपनी कॉपी नंबर के हिसाब से उसकी मल्टीपल कॉपी बनाएगा। ठीक है। जब मल्टीपल कॉपी बन जाएंगी, उसकी मल्टीपल कॉपी जब उसकी बन जाएंगी, तब जाके वो अपनी क्या करेगा, प्रोजेनी में भी जाएगा, तो प्रोजेनी में भी उसकी मल्टीपल कॉपी बनेगी। तो ऐसे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और मिलियंस कॉपी बन जाती हैं आपके जीन की। इसी को बोलते हैं जीन क्लोनिंग। क्या बोलते हैं इसको? जीन क्लोनिंग। तो अब बताओ, जीन क्लोनिंग वाला पार्ट समझ में आया? जीन क्लोनिंग वाला पार्ट समझ में आया या नहीं आया? तुम्हारे कमेंट्स रुक गए हैं ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। एक बार मैं चैट को पब्लिक कर रहा हूं। ठीक है। अब जरा बताओ, यहां तक कोई डाउट? साउंड परफेक्ट है? साउंड परफेक्ट है? ओके। नो सर जी। ठीक है। ऑल क्लियर। नो डाउट। ओके रजत, नो डाउट। यहां तक क्लियर है ना सब कुछ? तुम्हारे कमेंट क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं? सब कुछ ओके है ना? मेरी साउंड, विजिबिलिटी, ऑडिबिलिटी? नो डाउट सर जी। यस सर। ठीक है। अब एक कमेंट आए। ठीक है। यस सर। ओके। ठीक है। तो अब ये समझ में आ गया जीन क्लोनिंग क्या होती है। अब मैंने बात की थी इसके बाद कि अगर आपसे कहा जाए पहला रिकॉम्बिनेंट कब बना, उस रिकॉम्बिनेंट को किसने बनाया, रिकॉम्बिनेंट को बनाने के लिए प्लाज्मिड कहां से आइसोलेट किया और फॉरेन डीएनए कौन सा था। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान रखना, स्टैनले और बोयर, ठीक है, दोनों ने मिलकर के, हाँ, हर्बर्ट बोयर, यस स्टैनले, यस, इन दोनों ने मिलकर के 1972 में पहला रिकॉम्बिनेंट बनाया। इसके लिए उन्होंने जो बैक्टीरिया था जहां से प्लाज्मिड आइसोलेट करना था उसका नाम पूछेंगे, तो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम याद रखना है। ठीक है। और किस टाइप के जीन को उसमें अटैक किया था, तो आपको ध्यान रखना है ड्रग रेजिस्टेंट जीन था। कैसा जीन था? ड्रग रेजिस्टेंट जीन था। ठीक है। क्या हुआ है भाई? ओके, ड्रग रेजिस्टेंट जीन था। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से हमने प्लाज्मेट आइसोलेट किया था। ठीक है। इन दोनों को कट करने के लिए हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया, एंडोन्यूक्लियस कौन सा है समझाऊंगा, और जोड़ने के लिए मॉलिक्यूलर ग्लू यानी लाइगेज यूज किया। तब जाकर के हमारा पहला पहला ड्रग रेजिस्टेंट प्लाज्मिड बना। और इस प्लाज्मिड को हमने इकोलाई में ट्रांसफॉर्मेशन किया और इकोलाई को ट्रांसफॉर्मेंट बनाया। जब इकोलाई ट्रांसफॉर्मेंट बन गया तब वो ड्रग सेंसिटिव इकोलाई कन्वर्ट इनटू ड्रग रेजिस्टेंट इकोलाई। ठीक है। तो ये दोनों ने मिलकर के अपना एक्सपेरिमेंट किया और प्रूफ और बनाया कि भाई पहला आर्टिफिशियल, ठीक है, यहां पर रिकॉम्बिनेंट बना करके दिया। ठीक है। इसके बाद रिसर्च थोड़ी तेज हुई। एनसीईआरटी बोलती है कि किन 3 स्टेप्स की रिक्वायरमेंट होती है बायोटेक्नोलॉजी में। तो सबसे पहले जो भी डिजायरेबल जीन है उसको आइडेंटिफाई करना, उसको आइसोलेट करना। नंबर 2, किसी वेक्टर की हेल्प से उस जीन को किसी होस्ट में ट्रांसफर करना। इतना ही नहीं, होस्ट में जाकर के उसकी मल्टीपल कॉपी उसकी फ्यूचर की प्रोजेनी में भी ट्रांसफर हो। ये स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। फिर मैंने टूल्स की बात की थी। अगर हम टूल्स की बात करते हैं तो टूल्स में मैंने बताया था किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले टूल्स के अंदर क्या आएगा? ठीक है भाई, टूल्स के अंदर डीएनए मैन्युपुलेटिंग एंजाइम्स आएंगे। ठीक है। जिसमें आपको डीएनए को कट करने वाला एंजाइम पता होना चाहिए, डीएनए को जोड़ने वाला एंजाइम पता होना चाहिए, डीएनए को एम्पलीफाई करने वाला
रेप्लिकेशन कराने वाला, एम्पलीफाई करने वाला एंजाइम पता होना चाहिए। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज डीएनए को कट करने में यूज करेंगे, ठीक है। T4 लाइगेज या लाइगेज भी यूज कर सकते हो, क्योंकि बैक्टीरियोफास्ट, T4 बैक्टीरियोफास्ट से हमने इसको आइसोलेट किया था, यानी वायरस से इसको आइसोलेट किया था, ठीक है। तो इसको लिए नाम इसको हम T4 लाइगेज भी बोलते हैं। और नंबर 3, डीएनए पॉलीमरेज चाहिए। पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कौन सा पॉलीमरेज चाहिए जरा बताओ। किस पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट होती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर, पूछा जाता है। रिस्पॉन्स दो फटाफट। किस टाइप के पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट होगी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर? चैट क्यों नहीं चल रही भाई? मोबाइल भी डिस्चार्ज है। तुम मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा? चैट चल रही, चैट एक्चुअल मूव नहीं कर रही मेरी, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? रजत बेटा, थोड़ा रिस्पॉन्स दो, तब समझ में आएगा। तुम्हारी रिस्पॉन्स चाहिए। हाँ अब आया थोड़ा सा मूवमेंट। यस सर, ऑल ओके। ठीक है, हल्का सा मूव किया। ऑल ओके ना? चलो ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट यूज करते हैं, सेकंड और थर्ड यूज नहीं करते। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आप कौन सा डीएनए पॉलीमरेज यूज करते हो, कौन सा लाइगेज यूज करते हो, ठीक है, कौन सा लाइगेज यूज करते हो, ठीक है। या ये पूछेंगे किस टाइप के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं, जो मैं आज कराने वाला हूं, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की अगर मैं बात करूं तो किस टाइप के डीएनए के किस टाइप के बॉन्ड को या किस बॉन्ड को कट करते हैं डीएनए आरएनए के, तो आप बोलोगे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड को कट करते हैं, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड को कट करते हैं, ठीक है, जो फॉस्फेट और शुगर के बीच में होता है ऑलवेज। यानी डीएनए की बैकबोन को तोड़ते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, लाइगेज उसी बॉन्ड को जोड़ता भी है, ठीक है। तो वो सारी बातें आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने टूल्स स्टार्ट कर दिए थे। टूल्स में मैंने डीएनए मैन्युपुलेटिंग एंजाइम की बात की थी, जिसमें आज मैं कराने वाला हूं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, जिसमें पॉलीमरेज और लाइगेज जितना करा दिया मोर देन सफिशिएंट। तो आज का टारगेट हमारा क्या होगा? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, एक मिनट, कहीं किसी टीम का तो फोन नहीं है, कोई प्रॉब्लम आ रही हो? आप कमेंट कर पा रहे हो क्या? हाँ, कमेंट मूव नहीं कर रहे हो, कमेंट मूव नहीं कर रहे हैं। पोल सबमिट का ऑप्शन तो नहीं आ रहा ना। एक मिनट देखो, मैं करके देखता हूँ। मोहित चमेला को फोन करना है।
अब मूव हुई, यहाँ तो मूवमेंट हो रहा है अब, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, आप एक बार देखते रहना, कहीं भी कोई गड़बड़ हो तो आप प्लीज को अपडेट करना है ना। ठीक है, एक बार मतलब, हाँ ठीक है, देखते रहना एक बार आप क्लास में। हाँ बेटा, अब चैट ठीक है ना? ओके ओके, ऑल गुड, ठीक है। चलो, टीम को बोल दिया, टीम बिल्कुल सामने है। ठीक है, मैंने वो पोल जनरेट किया था और वो शायद सबमिट नहीं हुआ, क्या था जो भी था। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं अब। ठीक है, तो यहां तक तो क्लियर है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है? ये बताओ मुझे, जितना मैंने बताया उतना आप समझ पाए ना? यहां तक कोई डाउट? नो डाउट, चलो ठीक है। ओके ठीक है, अब मैं एक एक करके स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले मैं पूरी कहानी स्टार्ट करूंगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की। ठीक है, जो मॉलिक्यूलर सीजर है, कहानी क्या है, कैसे स्टार्ट हुई, डिस्कवरी कैसे हुई, किसने इसका थॉट दिया था, पॉस्टुलेट किसने दिया? समझ रहे हो? अरबर साहब ने। यस, अरबर साहब ने उसको पॉस्टुलेट दिया 1963 में। अप्रोक्सीमेटली 1963 में अरबर साहब ने इसके बारे में बताया। क्या बताया? पूरी कहानी है इसके बाद, इस बारे में। तो अरबर साहब एक प्रोफेसर थे, इनके अंडर में बहुत सारे स्टूडेंट वर्क कर रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी। वो हाइपोथेसिस क्या थी? ठीक है, समझना मेरी बात। उन्होंने बताया कि बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके ऊपर अगर बैक्टीरियोफाज वायरस का अटैक होता है, नो वीडियो, क्या तुम करते हो यार? ऑल ओके ना? ऑल क्लियर सर, ठीक है। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि अगर एक बैक्टीरिया के ऊपर कोई बैक्टीरियोफाजा के अटैक करता है तो बैक्टीरिया फट जाता है, उसकी डेथ होती है। पर उनके स्टूडेंट ने कहा सर कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो बैक्टीरियोफाज से अपने को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, अपने को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। आखिर क्या है उनके पास ऐसा जिसकी वजह से वो अपने को प्रोटेक्ट कर लेते हैं? तो इसको अच्छे से समझा कि आखिर उनके पास ऐसा क्या होता है जो अपने को बैक्टीरियोफाज से प्रोटेक्ट कर लेते हैं। समझना, यहां से ये खोज, डिस्कवरी चालू हुई। तो कंसेप्ट तो दिया था अरबर साहब ने, ठीक है, 1963 की बात है, 1963 की बात है। ठीक है, अरबर साहब ने कंसेप्ट दिया, फिर दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने उस पर काम किया। ठीक है, एक का नाम था स्मिथ। ठीक है, द फर्स्ट ट्रू रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वाज आइसोलेटेड। आइसोलेट कब हुआ? 1970 के अंदर। किसने आइसोलेट किया? नाथन और स्मिथ, हैमिल्टन स्मिथ, इन दोनों ने मिलकर के अलग अलग लैब में। ठीक है, उन्होंने अपना अलग काम किया, उन्होंने एक अलग काम किया, पर मिलकर के, मतलब बाद में जब उन्होंने कॉन्फ्रेंस में गए अपने पेपर को रिप्रेजेंट किया, तब समझ में आया यार ये चीज तो हम लोग एक जैसी कर रहे हैं। ठीक है, तो पॉस्टुलेट किसने दिया था? अरबर साहब ने। ठीक है, अरबर साहब ने बताया कि यार ऐसा कुछ होता है। ठीक है, और पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट किसने किया? नाथन और स्मिथ ने मिलकर के किया। समझना मेरी बात। तब जाकर के इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला, क्योंकि ये उस समय की बहुत बड़ी खोज थी, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा मॉलिक्यूलर हथियार ढूंढ लिया था जो डीएनए को मैनिपुलेट करने में सबसे अहम भूमिका निभाता है। बिना इसके बायोटेक्नोलॉजी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो लास्ट में आकर के इन तीनों साइंटिस्टों को, ऑल थ्री साइंटिस्ट वर अवार्डेड द नोबेल प्राइज। ठीक है, समझ रहे? फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में 1978 के अंदर इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला इस एंडोन्यूक्लियस, डिस्कवरी ऑफ एंडोन्यूक्लियस के लिए। ठीक है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, सबको पता होनी चाहिए। यहां पर आपने एक ऐसी सीजर ढूंढ ली है जो डीएनए को कट करना जानती है, मैनुपुलेट करना जानती है। तो साइंटिस्टों का नाम ध्यान रखना, अरबर ने पॉस्टुलेट दिया था, उनके स्टूडेंट्स ने कंसेप्ट दिए। वो क्या कंसेप्ट था वो भी ड्रॉ करके बताता हूं मैं। ठीक है, नाथन और स्मिथ ने पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट किया। नाथन और स्मिथ ने पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट किया। कब किया? 1970 में। और आगे जाकर के 1978 में तीनों साइंटिस्टों को, क्योंकि अहम भूमिका तो अरबर साहब की भी थी, भाई नाथन स्मिथ ने किया पर आइडिया तो उन्होंने दिया। ठीक है, तो तीनों को ही नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। समझ में आया नहीं आया? यस या नो? मॉलिक्यूलर सीजर। आदित्य, कोई दिक्कत है क्या? आदित्य, ठीक है, मैंने देखो, तुम लोग बार बार इतना समझो कि अगर तुम्हें
कहीं कोई दिक्कत आ रही है, दो काम करके देखो, ठीक है, बार बार लिखने से फायदा नहीं है। 720 से थोड़ा कम करके देख लो, ठीक है, क्वालिटी पहला, दूसरा रिफ्रेश करके देख लो, चीजें हो जाएंगी सॉल्व, ठीक है। ओके, जो तुम कमेंट लिख देते हो इसलिए मैं बता दे रहा हूं, ठीक है, बाद बाकी में आ जाओ। तो ये कंसेप्ट समझ में आया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का। अब अरबर साहब ने जो पॉस्टुलेट दिया, जिससे ये आइडिया आया, वो पॉस्टुलेट क्या था समझने की कोशिश करना। वो पॉस्टुलेट क्या था? ई कोलाई का पॉस्टुलेट था, समझने की कोशिश करना। दो केस देखने को मिले इनको, इनको और इनके स्टूडेंट्स को, ठीक है। इन्होंने कहा कि यार अगर कोई बैक्टीरिया, समझना, समझना, अगर कोई वायरस, मान लो बैक्टीरियोफाज वायरस है जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक कर रहा है, ये वायरस है, अटैक कर रहा है ना, ठीक है। जब अटैक करेगा तो बैक्टीरिया का अपना खुद का तो जीनोम होता ही है, बैक्टीरिया का अपना खुद का जीनोम है, ये रहा जीनोम, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। जैसे ही वायरस अटैक करता है तो वो अपने जीनोम को, अपने डीएनए को इस बैक्टीरिया के अंदर, मान लो ई कोलाई है, ये ई कोलाई, ई कोलाई है, तो डीएनए को पुश करता है, अंदर डालता है, और अपने जीनोम को, अपने जीनोम को, समझना, अपने जीनोम को, ठीक है, बैक्टीरियल जीनोम के साथ जोड़ लेता है। क्लियर? बिल्कुल, अपने जीनोम को बैक्टीरियल जीनोम के साथ जोड़ लेता है। अब क्या करेगा? कंटिन्यू यहां से, इससे क्या होगा, इससे ये अपनी प्रोटीन बनाएगा, वायरल प्रोटीन। तो वायरल प्रोटीन बनने से इसके अंदर क्या बन जाएंगे? ढेर सारे वायरस का फॉर्मेशन होगा, वायरस बन जाएंगे, ढेर सारे वायरस का फॉर्मेशन अब इसके अंदर स्टार्ट हो जाएगा, वायरस का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, और इतना ज्यादा फॉर्मेशन हो जाएगा कि एक समय आएगा कि इस बैक्टीरिया की वॉल को ही रप्चर कर देंगे ये सारे वायरस मिलकर के, और वायरस बाहर आ जाएंगे। आगे बाहर, इसे किल कर दिया। तो उन्होंने कहा, अरबर साहब ने, कि अक्सर कर बैक्टीरिया के ऊपर जब भी कोई बैक्टीरियोफाज, ये क्या है बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरियोफाज वायरस अटैक करता है, तो वो अपने जीनोम को बैक्टीरियल जीनोम के साथ जोड़ करके अपनी प्रोजेनी बनाता है, बाद में इसको लिटिक करके बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। पर उनके स्टूडेंट ने कहा कि सर कई केस ऐसे भी होते हैं, कई केस ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर वो अपने को प्रोटेक्ट कर लेता है। आखिर ऐसा क्या है उसके पास जो अपने को वो प्रोटेक्ट कर लेता है? कौन प्रोटेक्ट कर लेता है? कौन प्रोटेक्ट कर लेता है? कौन प्रोटेक्ट कर लेता है? यहां हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया की। मान लो ये एक बैक्टीरिया बनाते हैं यहां पर अच्छे से, ठीक है। अभी इस वायरस जो अटैक कर रहा था ना, उसको पता नहीं है कि पंगा वो किससे ले रहा है, एक खतरनाक बैक्टीरिया से पंगा ले रहा है, जिसके पास बहुत कुछ ऐसा है जिससे वो अपने को प्रोटेक्ट कर सकता है। सेकंड केस समझना, ठीक है। तो जैसे ही, अच्छा इसमें इसका ये भी दिखा देते हैं, ये अपना खुद का जीनोम है इसका, बैक्टीरिया का, बैक्टीरियल डीएनए में लिख देता हूं, बैक्टीरियल डीएनए, ठीक है। अब ये अपने जीनोम को जैसे ही एंटर कराता है इसके अंदर, जैसे ही एंटर कराएगा ना, अंदर आते ही इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, अंदर आते ही इसके जीनोम के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। क्या हो गए? टुकड़े टुकड़े हो गए। कौन है जो अंदर एंटर करते ही इस वायरस के जीनोम के टुकड़े टुकड़े कर रहा है? तो यहां पर आपकी हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर सीजर।
तो यहां पर क्या लगे हुए हैं, मॉलिक्यूलर सीजर, ये लगे हुए मॉलिक्यूलर सीजर। यहां क्या लगे हुए हैं, मॉलिक्यूलर सीजर, मॉलिक्यूलर सीजर लगे हुए हैं। ये क्या लगे हुए हैं, मॉलिक्यूलर सीजर। जो भी बाहर फॉरेन डीएनए आएगा उसको उठा के उसके टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर सीजर। ठीक है, तो अच्छा, इन मॉलिक्यूलर सीजर को कैसे पता होता है कि ये अपना डीएनए है, ये पराया डीएनए है? क्योंकि डीएनए का स्ट्रक्चर, आरएनए का स्ट्रक्चर तो एक जैसा ही होता है ना भाई। जीनोम के स्ट्रक्चर में क्या अंतर होगा, कोई अंतर नहीं होगा। वो भी न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बन रहा है, वो भी न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बन रहा है। समझना मेरी बात, दोनों ही न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बन रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या है इसके पास जो अपने डीएनए को कट नहीं करता, वायरल डीएनए या आरएनए को ही कट करता है? आखिर क्या है? तो इसके पास दो टाइप के एंजाइम है, इसको तो बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। जो कैंची दिख रही है ना, ये क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। इसके अलावा एक एंजाइम और है भाई इसके पास, एक एंजाइम और है इसके पास समझना, एक एंजाइम और है, इसको बोलते हैं मिथाइलेज। क्या बोलते हैं इसको, मिथाइलेज। इससे क्या फायदा होगा, ये मिथाइलेज क्या काम करेगा, अपने डीएनए का मिथाइलेशन करा देगा, अपने डीएनए का मिथाइलेशन करा देगा, अपने डीएनए का मिथाइलेशन करा देगा। यानी अपने डीएनए का मिथाइलेशन कराने से क्या होगा, ये अपने डीएनए को प्रोटेक्ट कर लेगा, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज उन्हीं जीनोम को कट करते हैं जिनका मिथाइलेशन नहीं होता। समझे, समझ में आया नहीं आया? जिसका ठीक नहीं चल रहा वो अपनी वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी डाउन कर लो, ठीक है? ओके, हाँ थोड़ी सी डाउन कर लो, थोड़ी सी डाउन कर लो, ज्यादा नहीं कह रहा मैं, थोड़ी सी कर लो, ठीक है? बाद बाकी का सब परफेक्ट है, ठीक है? तो मिथाइलेज, मिथाइलेज क्या काम कर रहा है, मिथाइलेशन कर रहा है। किसका मिथाइलेशन कर रहा है, ठीक है? अपने डीएनए का, ठीक है, यानी बैक्टीरियल डीएनए का, ठीक है? मिथाइलेज क्या काम करता है, मिथाइलेशन ऑफ बैक्टीरियल डीएनए, मिथाइलेशन ऑफ बैक्टीरियल डीएनए। तो बैक्टीरियल डीएनए का मिथाइलेशन कर लेता है। मिथाइलेज क्या काम कर रहा है, मिथाइलेशन ऑफ बैक्टीरियल डीएनए, मिथाइलेशन ऑफ बैक्टीरियल डीएनए। समझ में आया नहीं आया? यानी अपने ही डीएनए का, बैक्टीरियल का मतलब है अपने ही डीएनए का, बैक्टीरियल मतलब सेल्फ डीएनए। हाँ, अब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या काम करते हैं, ये नॉन मिथाइलेटेड डीएनए के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। भाई इनका तो इतना जानते हैं। ये पहले पॉस्टुलेट दिया था, पॉस्टुलेट इतना बताया कि कुछ बैक्टीरिया की तो डेथ हो जाती है बैक्टीरियोफाज वायरस के थ्रू, ठीक है, और कुछ बैक्टीरिया की डेथ नहीं होती इन बैक्टीरियोफाज वायरस के थ्रू। आखिर इन बैक्टीरिया के पास ऐसा क्या होता है, कुछ तो होता है जो अपने डीएनए को तो प्रोटेक्ट कर लेते हैं पर फॉरेन डीएनए के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ये वाली बात आई, फिर साइंटिस्टों ने इस पर काम किया, तब पता लगाया कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे, ठीक है, ये बैक्टीरिया ही है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके पास एक तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है, एक मिथाइलेज होता है। मिथाइलेज अपने ही डीएनए का मिथाइलेशन कर देता है, और जब भी नॉन मिथाइलेटेड डीएनए के अंदर एंटर करेगा तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उन डीएनए को कट कर पाते हैं जिनमें मिथाइलेशन नहीं होता। तो अपने डीएनए को कोई नुकसान नहीं है क्योंकि उसका मिथाइलेशन हो गया है। अब बताओ ये समझ में आया नहीं आया, ये वाली बात कही गई, ठीक है? अभी सिंपल सी बात है, अभी मैंने कुछ किया, ऐसे कुछ बताया ही नहीं है।
ये क्या काम कर रहा है, वायरल डीएनए को कट द नॉन मिथाइलेटेड, पूरा लिख देता हूं, नॉन मिथाइलेटेड वायरल डीएनए, वायरल डीएनए, ऐसा डीएनए, ठीक है, ठीक है, जिसका मिथाइलेशन नहीं है, क्योंकि वायरल डीएनए का मिथाइलेशन नहीं होता। तो नॉन मिथाइलेटेड डीएनए जब भी, भाई वायरस क्या काम करता है, अपने जीनोम को अंदर एंटर करा देगा, ठीक है। तो डीएनए हो या आरएनए हो, आरएनए कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है। तो ये अपने जीनोम, अपने जेनेटिक मटेरियल का मिथाइलेशन कर लेता है। नॉन मिथाइलेटेड डीएनए आरएनए जब भी अंदर एंटर करेगा, उसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। सिंपल सी बात, इसमें कोई टिपिकल बात है ही नहीं। ये वाली बात किसने बोली, ठीक है, मैंने बताया अर्बर और उनके स्टूडेंट्स ने पोस्टुलेट दिया था, बाद में इन दो एंजाइम को आइसोलेट भी किया, ठीक है। इन 1963 का केस है। इन 1963 टू एंजाइम्स, कितने एंजाइम, दो एंजाइम, टू एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफाज इन ई कोलाई वर आइसोलेटेड। 1963 में इनको हमने आइसोलेट किया, जो ई कोलाई के अंदर, ठीक है, बैक्टीरियोफाज की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्टेड कर रहे थे। उसमें से एक कौन था, एक तो मिथाइल ग्रुप ऐड करता था डीएनए के ऊपर, उसको उन्होंने नाम दिया मिथाइलेज। जबकि दूसरा क्या कर रहा था, अदर कट द डीएनए, कट द डीएनए, द लेटर वॉज कॉल्ड, इसी एंजाइम को हमने नाम दिया आगे जाकर के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। पूरा क्लासिफिकेशन है। तो ये समझ में आ गया कि कई बैक्टीरिया बैक्टीरियोफाज की ग्रोथ को अपने अंदर रिस्ट्रिक्टेड करते हैं, और इस रिस्ट्रिक्शन के लिए उनके पास दो एंजाइम होते हैं। पहला एंजाइम अपने ही डीएनए का मिथाइलेशन करके उसको प्रोटेक्ट करता है, दूसरा एंजाइम नॉन मिथाइलेटेड वायरल डीएनए के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिससे वो बैक्टीरियोफाज उस बैक्टीरिया के अंदर ग्रोथ ही नहीं कर पाएगा। तो ये एक सेल्फ डिफेंस सिस्टम था, प्रोटेक्टिंग सिस्टम था। ये वाली बात किसने बोली थी, ये वाली बात अरबर साहब और उनके स्टूडेंट्स ने बोली थी, ठीक है। आगे जाकर के, ठीक है, स्मिथ और नाथन ने मिलकर के इन एंजाइम्स को आइसोलेट किया, और आगे जाकर के फिर इनको, ठीक है, 77 में जाकर के नोबेल प्राइज भी मिला, मैंने लिख दिया है, ठीक है, 78, सॉरी 78 में आकर के इनको फिर नोबेल प्राइज मिला था इन एंजाइम की डिस्कवरी के लिए, स्पेशली एंडोन्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए। तो बेसिक समझ में आया। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात चल रही है, अर्बर साहब ने पोस्टुलेट दिया, ठीक है, नाथन और स्मिथ ने मिलकर के इसको आइसोलेट किया, और लास्ट में 1978 में आकर के इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला। ये वाली बात अब भूलोगे तो नहीं, इतने बार बता दिया मैंने, और पूरा एक्सपेरिमेंटल करके बता दिया है कि किस तरीके से उनका ये पोस्टुलेट, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल उसमें कन्वर्ट हुआ। एक स्टेप हमारा कंप्लीट होता है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, अब समझने की कोशिश करना। अब बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात चल रही है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग टू अ लार्ज क्लास ऑफ एंजाइम कॉल्ड न्यूक्लियेज। क्या बोलते हैं इनको, न्यूक्लियेज। अब न्यूक्लियस दो टाइप के हो सकते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस, नाम में छुपा हुआ है, एक्सो और एंडो। अगर मैं एक्सोन्यूक्लियस की बात करता हूं तो मान लो ये डीएनए है, ये डीएनए है, ये डीएनए है, सेम इसकी कॉपी और बना देता हूं नीचे, ये डीएनए है, समझना। तो अगर मैं एक्सोन्यूक्लियस की बात करता हूं, यहां बात करूंगा मैं एंडोन्यूक्लियस की, और यहां बात करूंगा मैं एक्सोन्यूक्लियस की। अगर एक्सोन्यूक्लियस की बात करता हूं तो एक्सोन्यूक्लियस डीएनए को कहां से कट करेगा, एक्सोन्यूक्लियस डीएनए को, एक्सो मतलब बाहर, बाहर से कट करेगा, डीएनए के बाहर से टुकड़े कट करेगा, डीएनए के बाहर से टुकड़े कट करेगा। जबकि एंडोन्यूक्लियस डीएनए को कहां से कट करेगा, ये डीएनए को अंदर से कट करेगा, ये अंदर होता है, ठीक है। तो कट करने के बाद कुछ ऐसा आपको नजर आने वाला है, डीएनए के फ्रेगमेंट कुछ ऐसे नजर आने वाले हैं।
3 टुकड़े मिले क्योंकि बाहर से कट करना चालू किया इसने, इसने अंदर से कट किया, बीच में से कट किया, क्लियर है बिल्कुल, क्लियर है बिल्कुल। तो एक्सोन्यूक्लियस बाहर से आउटसाइड से कट करते हैं, ये अंदर मिडिल से या अंदर से कट करते हैं। यही अंतर होता है एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस का, क्लियर है बिल्कुल। एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस का जो डिफरेंस होता है वो ये होता है। अब बताओ यहां तक समझ में आया या नहीं आया, यस या नो? यहां तक बताओ फटाफट। यहां तक कोई डाउट? क्या कहना चाह रहे हो? अरे एक बच्चा कह रहा है सर शॉर्ट नोट्स नहीं है आपके, तो वो बच्चा है ही नहीं है नीट एस्पिरेंट, उसको नॉलेज ही नहीं है। मैं पढ़ाते ही शॉर्ट नोट्स में हूँ भाई, लेंदी नोट्स बनवाते ही नहीं हूँ। मेरे कभी शुरू से बचपन मतलब कई सालों से आदत ही नहीं है कि मैं वो थ्योरी वाले नोट्स बनवाऊं। मैं एकदम सेलेक्टिव मटेरियल लिखाता हूँ जो काम का है, बिल्कुल फ्लो डायग्राम डायग्राम में कराता हूँ। एनसीईआरटी की कुछ लाइनें जरूर जब से ऑनलाइन आया है तो मैंने ऐड करना स्टार्ट कर दी है, जो कि तुम्हारी एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाए, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। तो मेरे केस में तो मैं शॉर्ट नोट्स की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स यही हैं जो बहुत लिखाते हैं लोग, पता नहीं क्या क्या लिखा देते हैं और अनसिंक्रोनाइज, तो वहां शॉर्ट नोट्स की जरूरत पड़ेगी। यहां मेरे केस में शॉर्ट नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी सब शॉर्ट नोट्स ही है, क्योंकि लेंदी तो मैं लिखाता ही नहीं हूं। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है? हाँ, तो यहां तक क्लियर है, दो बात समझ में आई। अभी स्टार्टिंग में हमें इतना समझ में आया कि जो न्यूक्लियस होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। जो बाहर से कट कर रहा है वो एक्सोन्यूक्लियस, जो अंदर से कट कर रहा है वो एंडोन्यूक्लियस। क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, अब एक्सोन्यूक्लियस की तो हमें जरूरत ही नहीं है भाई, बाहर से कट करके हम क्या करेंगे, हमें चाहिए एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, तो साइंटिस्टों ने एंडोन्यूक्लियस पर काम किया। अब एंडोन्यूक्लियस का भी क्लासिफिकेशन करते हैं तो बहुत टाइप के एंडोन्यूक्लियस होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5। ठीक है, पर उतना नहीं जाना, वो तुम एमबीबीएस में अगर होगा या स्पेशली एमएससी बायोटेक में पढ़ोगे। ठीक है, यहां आपके सिर्फ दो एंडोन्यूक्लियस हैं जिन पर क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है, टिपिकल करेंगे तो एंडोन्यूक्लियस टाइप 1 और टाइप 2, ये इसलिए भी बताने पड़ते हैं क्योंकि ये कंसेप्ट है जो मैं बताने वाला हूं आगे जाकर के। ठीक है, तो हिंद 2 को सबसे पहले आइसोलेट किया, तो हिंद 2। ठीक है, तो आपके दिमाग में आएगा फर्स्ट को, वही हिंद फर्स्ट भी तो होगा, तो सर फर्स्ट को पहले करना चाहिए। तो फर्स्ट और सेकंड वाला कंसेप्ट है ना, वो इसी से क्लियर होगा, इसलिए मैंने यहां क्लासिफिकेशन किया है। तो एंडोन्यूक्लियस को हम क्लासिफाई करेंगे दो पार्ट में, क्योंकि एंडोन्यूक्लियस भी दो टाइप के होते हैं, एंडोन्यूक्लियस टाइप 1 और एंडोन्यूक्लियस टाइप 2। टाइप 1 की जो बात की थी वो अरबर साहब ने की थी, और टाइप 2 की बात जो की थी वो हेलमिंटन स्मिथ ने की थी। ठीक है, हेलमिंटन स्मिथ ने की थी। तो अंतर क्या है दोनों टाइप 1 और टाइप 2 में? देखो, तुम अगर टॉपिक से हटके चैट में बात करोगे तो मैं चैट प्राइवेट कर दूंगा। ठीक है, चैट मैंने पब्लिक इसलिए की थी कि जिससे कि अगर एक बच्चे को प्रॉब्लम होती है तो दूसरे बच्चे से डिस्कस करके वो अपना जो भी रिजोल्यूशन पावर कम या ज्यादा है वो कर ले। ठीक है, सिर्फ इसलिए चैट मैंने ऑन की है। ठीक है, ओके, हाँ, चैट प्राइवेट कर दीजिए। ओके, मिथाइलेज बेटा बैक्टीरिया के अंदर ही होता है, समझ रहे हो ना? हाँ, मिथाइलेज, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, ये सारे बैक्टीरिया के अंदर होते हैं, वायरस के पास कुछ भी नहीं होता। ना वायरस के पास मिथाइलेज होता है, ना रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज होता है। ठीक है,
उसके पास तो एक प्रोटीन का कोट होता है जिसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, बस, ओनली। समझे? ओके, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब मैं बात कर रहा हूं टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 की बात की थी अरबर साहब ने, और टाइप 2 की बात की थी स्मिथ साहब ने। क्लियर है? तो अरबर और स्मिथ ने क्या बात की भाई, टाइप 1 की खास बात क्या है और टाइप 2 की खास बात क्या है, ठीक है। टाइप 1 को एक्टिव करने के लिए हमें मैग्नीशियम आयन और एटीपी चाहिए होते हैं। टाइप 1 जो एंजाइम होते हैं, तो इनके लिए हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। किस किस की रिक्वायरमेंट होती है टाइप 1 के लिए? टाइप 1 तभी काम करेंगे जब इनको मैग्नीशियम आयन मिले, क्योंकि मैग्नीशियम आयन इन एंजाइम्स के लिए को फैक्टर का काम करते हैं। पर टाइप 1 को एटीपी भी चाहिए भाई, बिना एटीपी के काम ही नहीं करेगा ये। और हमें बायोटेक्नोलॉजी में एटीपी कहां से दे पाएंगे, क्योंकि हम टेस्ट ट्यूब में करा रहे हैं और एटीपी लिविंग सेल में होती है। तो इस वजह से इनको तो हम यूज ही नहीं कर सकते बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। समझ में आया? जबकि टाइप 2 की बात करूं ना, तो इसको ओनली और ओनली मैग्नीशियम आयन चाहिए। और मैग्नीशियम आयन हम इन विट्रो यानी टेस्ट ट्यूब के अंदर आसानी से प्रोवाइड करा सकते हैं। तो एक तो हमारे लिए कंफर्ट है टाइप 2, क्योंकि यहाँ एटीपी की जरूरत नहीं है, ओनली मैग्नीशियम आयन की जरूरत है। यहाँ भाई मैग्नीशियम और एटीपी दोनों की जरूरत है। तो ये हमारे लिए इसलिए एटीपी की वजह से अनस्यूटेबल है, ठीक है। आगे और क्या प्रॉपर्टी है टाइप 1 और टाइप 2 की? अगर टाइप 1 की बात करता हूं तो उसमें 3 यूनिट होती हैं, ठीक है। टाइप 1 के अंदर जो अरवर साहब ने बात की थी, 3 यूनिट सिस्टम है। 3 यूनिट है। 3 यूनिट होती हैं। कितनी यूनिट होती हैं? 3। और तीनों के अलग अलग काम भी हैं, समझना। 3 यूनिट होती हैं, यानी एक एंजाइम कहते हैं ना कॉम्प्लेक्स एंजाइम है, कई यूनिट के मिलने से बनता है। तो टाइप 1 में 3 यूनिट होती हैं, टाइप 2 में सिर्फ 2 ही यूनिट होती हैं। तो टाइप 1 में जो पहला यूनिट है उसका काम क्या है? रिस्ट्रिक्शन। समझना, सॉरी, पहला काम क्या है? रिकॉग्नाइजेशन, फिर मिथाइलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या काम करेगा? एक ही एंजाइम की प्रॉपर्टी बता रहा हूं मैं। तो सबसे पहले क्या काम करेगा? मिथाइलेशन। अच्छा, पहले रिकॉग्नाइजेशन कराता हूं मैं। भाई एंजाइम कट लगाएगा तो स्पेसिफिक साइट को रिकॉग्नाइज करना भी तो आना चाहिए। कट लगाना कहां पर है? तो ये रिकॉग्नाइज कर लेता है भाई, रिकॉग्नाइज कर लेता है, ठीक है। ये साइट्स को रिकॉग्नाइज करना जानता है। समझ रहे हो? पहला काम। ये मिथाइलेशन भी कर लेता है, अकेला एंजाइम दोनों काम कर लेता है, मिथाइलेशन भी कर लेता है। ये मिथाइलेशन भी जानता है। पर एक काम जो बहुत गड़बड़ करता है, ये स्पेसिफिक साइट को रिकॉग्नाइज करके वहां पर कट नहीं लगाता। ये स्पेसिफिक साइट को रिकॉग्नाइज करके वहां पर कट नहीं लगाता। समझ रहे हो? यस, स्पेसिफिक साइट को कट करके वहां पर रिकॉग्नाइज करके कट नहीं लगाता। ये क्या काम करता है? रैंडमली कट करता है। कट रैंडमली, कट रैंडमली, ठीक है। रैंडमली कट करेगा, ये हमारे लिए बहुत खराब है भाई। हम डीएनए को स्पेसिफिक साइट से कट कराना चाहते हैं, पर ये क्या कहीं भी कट कर देता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक साइट, मिथाइलेशन भी कर लेता है, अच्छी बात है। पर एक बुरी बात क्या है? कट, कट रैंडमली, ठीक है, एट डीएनए, ठीक है। डीएनए की बात चल रही है, डीएनए के ऊपर रैंडमली कट कर रहा है भाई। हमारे लिए तो बेकार हो गया, डीएनए के फालतू को टुकड़े टुकड़े कर देगा। तो हमारे लिए काम का नहीं है। काम का नहीं है क्यों? क्योंकि एक तो रैंडमली कट करता है, एक एटीपी की जरूरत है। ये दो ऐसी प्रॉपर्टीज की वजह से हम इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज ही नहीं कर सकते। जबकि टाइप 2 की अगर बात करूं तो ये तो बढ़िया बात क्या है? ये मेथाइलेशन, सॉरी, मैग्नीशियम आयन कंटेनिंग है। और इसके अलावा और क्या बात है इसके अंदर? इसमें 2 यूनिट होती है, 2 यूनिट, 2 यूनिट्स होती हैं, ठीक है। एक तो क्या काम करती है? रिकॉग्नाइजेशन,
भाई रिकॉग्नाइज कर लिया इसने, ये तो बहुत अच्छी बात है। भाई मिथाइलेशन की तुम्हें जरूरत ही नहीं है। मिथाइलेशन की जरूरत कब पड़ती है? जब वो लिविंग कंडीशन में हो, उसको अपने को वायरस से बचाना हो। हम तो टेस्ट ट्यूब में कट कराना चाहते हैं ना, स्पेसिफिक साइट पर कट कराना चाहते हैं। तो मिथाइलेशन ना करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मिथाइलेशन करता भी नहीं है, ठीक है। दूसरा काम क्या है? कट द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट। डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट पर कट करता है, यही तुम्हें चाहिए। हम चाहते हैं डीएनए वहां से कट करना है तो वहीं से कट करेगा, यहां से कट कर रहा है यहां से कट करेगा, क्योंकि तो उस स्पेसिफिक साइट को रिकॉग्नाइज भी कर लेता है और कट भी मार देता है। और इसको एटीपी की जरूरत नहीं है। इसीलिए एक बार क्वेश्चन आया हुआ था बीएचयू में कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में किस टाइप के डीएनए को यूटिलाइज करते हैं, किस टाइप के डीएनए को यूज करते हैं, ठीक है। एएमयू में भी आए होंगे क्वेश्चन 100%, तो ये अलग अपना ऑर्गेनाइजेशन कराते थे, एम्स, बीएचयू, एएमयू, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ध्यान रखना, टाइप 2 यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आरडीटी में जो यूज होते हैं वो कौन से होते हैं? टाइप 2। क्यों होते हैं टाइप 2? क्योंकि इनको एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ओनली मैग्नीशियम आयन से काम चला लेते हैं, ठीक है। ये रिकॉग्नाइज भी करते हैं और स्पेसिफिक साइट पर कट भी करते हैं, जबकि ये रैंडमली कट करते हैं, एटीपी की जरूरत पड़ती है तो हमारे लिए बेकार है। समझ रहे हो? हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इनको यूज ही नहीं कर सकते। मेरी बात समझ पा रहे हो ना? हम इनको कभी भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज नहीं कर सकते। अब बताओ यहां तक समझ में आई या नहीं आई? स्क्रीन बीच बीच में ब्लैक हो जाती है, मैंने टीम को बोल दिया है, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये प्रॉब्लम मेरी ही क्लास में आ रही है या और टीचर की क्लास में भी आ रही है? जरा एक मिनट मुझे जानना है थोड़ा सा। ऐसा क्यों? एक मिनट रुको, ठीक है। एक मिनट में कॉल करके एक बार फिर बोली दूं, मेरी में ही आ रही है। ठीक है, तो मैंने एक बार बोल दिया है वॉइस मैसेज पूरा डिटेल में, ठीक है। बेटा टेक्निकल इशू बेटा यही तो एक कमजोरी है, टीचर, हम टीचर हैं, अगर हम टेक्नीशियन होते तो टेक्निकल इशू को सॉल्व कर देते, ठीक है। टीचर हैं, ठीक है, तभी तो मैंने पूछा। अच्छा तरुण सर में भी होता है? अच्छा मतलब इस टाइम में होता है, ओके। यानी ये टाइम जो ड्यूरेशन है इसमें दिक्कत आ रही है, समझ गया मैं। ओके, ठीक है। तो तुम्हें एक्चुअल में एग्जैक्ट चीज पता चल जाए ना, दिक्कत आ कहाँ रही है। मेरी क्लास में हो रही है तो सेटअप में यहाँ की दिक्कत है। अगर इस टाइम के बीच में तरुण सर की और मेरी क्लास में हो रही है तो मतलब टाइम इस ड्यूरेशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। अच्छा सुधांशु सर की क्लास में और तरुण सर की क्लास में भी होता है? देखो अब तुमने सही चीज सही बताई ना। चलो ठीक है, बात करते हैं इसके लिए। ओके, ठीक है।
चलो उसकी बात करते हैं। ठीक है, अभी पहले टॉपिक कवर करते हैं। ये समझ में आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। भाई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम न्यूक्लियस बोलते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक्सो और एंडो। एंडो भी टाइप 1 टाइप 2। टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस थे, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज कर होते हैं क्योंकि इनके लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये स्पेसिफिक साइट को रिकॉग्नाइज भी करते हैं और कट करना भी जानते हैं, जो हमें एक्चुअल में चाहिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर। ओके चलो ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब आ जाओ, ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसको समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये बहुत बच्चा कंफ्यूज रहता है। द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज जो डिस्कवर हुआ था, द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज हिंद 2 था। हिंद 2 था, ठीक है। तो यानी हिंद 1 भी पहले आइसोलेट हुआ, क्लासिफिकेशन ऐसे होता है, पहले 1 आइसोलेट हुआ, फिर 2 आइसोलेट हुआ, फिर 3 आइसोलेट हुआ। तो इसका मतलब पहला टाइप 1 भी आइसोलेट हुआ था, समझना मेरी बात, ठीक है। हिंद 1 भी आइसोलेट हुआ था, पर हिंद 1 जो आइसोलेट हुआ था ना, वो टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज नहीं होता, इसलिए उसको काउंट नहीं करते। तो यहाँ टाइप 2 को हम काउंट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आएगा पहला टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा आइसोलेट हुआ था, तो आप बोलोगे हिंद 2। हिंद 2 टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था, जो पहला था, क्योंकि इससे पहले टाइप 1 हुआ था, ठीक है। हिंद 1 हुआ था, हिंद 1 टाइप 1 था। टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कभी यूज ही नहीं होता, पहली बात समझ में आ गया होगी, ठीक है। तो इट इज अ टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो सबसे पहले आइसोलेट हुआ था, ठीक है। हुज फंक्शनिंग डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस वाज आइसोलेटेड हैमिल्टन स्मिथ एंड कैरेक्टराइज। सबसे पहले हमने उसके सीक्वेंस को आइडेंटिफाई किया, जो कुछ न्यूक्लियोटाइड के मिलने से एक सीक्वेंस बनती है जहां पर एक कट लगाता है। कट लगा, टाइप 2 है ना, तो एक्चुअल में कट कहां लगाता है, जहां पर जी टी, अब टीसी में से कोई भी एक हो सकता है, अक्सर टी होता है। फिर प्यूरिन में से एडेनिन, ग्वानिन में से कोई भी होता है, अक्सर एडेनिन होता है, ठीक है। यानी इसको मैं लिखूं तो ऐसे लिखूंगा, ग्वान, समझना, एक पूरे डीएनए के ऊपर एक सीक्वेंस आएगा, ग्वानिन थाइमिन थाइमिन, एडेनिन एडेनिन, फिर साइटोसिन, ये एक सीक्वेंस आएगा 6 न्यूक्लियोटाइड के मिलने से। फिर इसका कॉम्प्लीमेंट्री आएगा साइटोसिन, एडेनिन एडेनिन, थाइमिन थाइमिन, गुआनिन, इस तरीके से सीक्वेंस देखने को मिलेगा। तो अगर मैं हिंद 2 की बात करता हूं, कहां पर कट लगाएगा, ये हमेशा ध्यान रखना है। हिंद 2 कट कहां लगाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया कहां कट लगाएगा, जहां पर ये सीक्वेंस देखने को मिलेगी, जी टी टी ए सी, सी ए टी टी सी, कॉम्प्लीमेंट्री है ना, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, यानी जहां पर ये 6 बेस पेयर की सीक्वेंस देखने को मिलेगी वहीं कट, ये इट इज अ स्पेसिफिक साइट। समझ लो, रिस्ट्रिक्शन साइट, जहां रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट लगाते हैं, ये वो साइट है। समझ में आया नहीं आया? तो करेक्टराइज 5 ईयर लेटर, बाद में इसको करेक्टराइज किया, एंड करेक्टराइज 5 ईयर लेटर, इट वाज फाउंड दैट हिंद 2 ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, कट डीएनए मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट by recognizing a specific site sequence, जो कितने बेस पेयर के मिलने से बनती है, ये 6 बेस पेयर के मिलने से बनती है। आप समझ रहे हो, 6 बेस पेयर के मिलने से बनती है। तो हिंद 2 यहां पर कट लगाएगा, यहां के इसके टुकड़े को अलग कर देगा, और डीएनए के इस टुकड़े को अलग कर देगा, ये अलग अलग, ये डीएनए अलग हो गया, ये अलग हो गया, बीच में से इसको कट कर देगा। ये बात किसकी चल रही है, हिंद की बात चल रही है। हम जो बात कर रहे हैं वो हिंद, हिंद 2 ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, यहां से कट लगा करके सीक्वेंस में डीएनए के 2 टुकड़े कर देता है। 6 बेस पेयर की सीक्वेंस को पहले रिकॉग्नाइज करता है, फिर स्पेसिफिक साइट पर बीच में से सीधा कट मारता है और 2 टुकड़े कर देता है। दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज, इन्हीं सीक्वेंस को हम रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। हर एंजाइम की रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंस एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है, हर एंजाइम की अलग होती है। तो हर एंजाइम स्पेसिफिक होता है, वो क्या ढूंढेगा डीएनए में से, किसको रिकॉग्नाइज करेगा, इन्हीं बेस पेयर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है, जो 4 बेस पेयर की भी हो सकती हैं, 5 बेस पेयर की भी हो सकती हैं, 6 बेस पेयर की भी हो सकती हैं, 7 बेस पेयर की भी हो सकती हैं, और 8 बेस पेयर की भी हो सकती हैं। यस, जहां पर ये सीक्वेंस मिलेंगी वहां से सीधा कट लगा देगा। ये हिंद 2 स्ट्रेट कट लगाता है, जिगजैग नहीं लगाता, स्ट्रेट कट लगाता है, ठीक है।
तो ऐसे भी यहां भी दिखा सकता हूं, हिंद 2 यहां से कट लगा रहा है, यहां से ये कट कर दिया, यहां से ये कट कर दिया, यहां से कट लगाता है हिंद 2। यहां तक बताओ, ये 6 बेस पेयर सीक्वेंस है, ठीक है, ऊपर लिख दिया है हमने 6। अब बताओ यहां तक कोई डाउट? हिंद के बारे में बता दिए, हिंद 2 का कंसेप्ट क्या था? ठीक है, अब मैं बात करता हूं, ठीक है, बिसाइड हिंद 2, हिंद 2 को छोड़ दो, ठीक है, टुडे आज की डेट में वी नाउ मोर देन, मतलब यह एनसीईआरटी की लाइन है, आज की डेट में हम लगभग 900 से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को आइसोलेट कर चुके हैं। आइसोलेटेड किससे कर चुके हैं? आइसोलेट फ्रॉम लगभग 230 बैक्टीरिया के स्ट्रेन से, ठीक है, ऑफ द बैक्टीरियल स्ट्रेन से, ईच ऑफ विच रिकॉग्नाइज डिफरेंट रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंस। यस, आज की डेट में हम हिंद 2 के अलावा भी 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को लगभग 230 के आसपास बैक्टीरियल स्ट्रेन से आइसोलेट कर चुके हैं, जो स्पेसिफिक साइट पर, अपनी अलग अलग स्पेसिफिक साइट पर कट लगाते हैं। समझे या नहीं समझे? क्वेश्चन मैं इसके सारे देने वाला हूं, ठीक है। यस, ठीक है, परसों की, कल तो तुम्हारा ऑफ रहेगा, परसों की क्लास के अंदर मैं इसके ढेर सारे क्वेश्चन देने वाला हूं ऑलरेडी, ठीक है, पहले चैप्टर के, जिससे तुम प्रैक्टिस कर पाओ। काफी क्वेश्चंस होंगे उसमें, तुम्हारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और अब तक जो आए हुए नीट में आए हुए क्वेश्चंस हैं बायोटेक्नोलॉजी से, वो भी सारे मैंने उसमें ऐड कर दिए हैं, जिससे कि तुम समझ भी पाओ कि एक्चुअल में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। हाँ, समझ रहे हो ना? हाँ, यहां तक कोई डाउट बेटा? ठीक है, आंसर की भी लास्ट में डाल दूंगा, लास्ट में डालूंगा, ठीक है, आंसर की, जिससे कि पहले आप प्रैक्टिस करोगे, तब आंसर की देखोगे, कि आंसर की पहले मिल जाती है तो तुम थोड़ा देख लेते हो, उसमें गड़बड़ हो जाती है, दिमाग पे जोर नहीं डालते। समझे या नहीं समझे? ओके, यहां तक कोई डाउट है किसी को? ये बात समझ में आ गई? तो अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर किनकी, इन सीक्वेंस की, जहां पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट लगाते हैं। इन सीक्वेंस को हम एक नॉर्मल, एक तो हम रिकॉग्नाइजिंग साइट बोलते हैं, एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस भी बोलते हैं। इन सीक्वेंस को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस समझते हो? उल्टे सीधे एक समान, ऐसे पढ़ो या ऐसे पढ़ो। जैसे एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का, मलयालम, मलयालम। अब तुम मलयालम को ऐसे पढ़ो, मलयालम, ऐसे पढ़ो मलयालम, ठीक है। आप कैसे भी पढ़ो, 5 to 3 या 3 to 5, MALAYALAM, MALAYALAM, मलयालम, ठीक है। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं? उल्टे सीधे एक समान, ऐसे पढ़ो या ऐसे पढ़ो, उल्टे सीधे एक समान, उनको हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो यहां हम बात कर रहे हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की। ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ये किसको रिकॉग्नाइज करते हैं? सारे के सारे एंजाइम एक स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, जो 4 से लेकर के लगभग 8 बेस पेयर के मिलने से बनते हैं, 4 to 8 बेस पेयर। समझ रहे हो? तो ये जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं, 4 to 8 बेस पेयर के होते हैं। स्पेसिफिक सीक्वेंस कितने बेस पेयर के होते हैं? 4 to 8 बेस पेयर के होते हैं, ठीक है। जैसे तुम्हें दो सीक्वेंस तो टिप्स पर लाने पड़ेंगे, एक तो हिंद 2 का सीक्वेंस मैंने बता दिया, और दूसरा सीक्वेंस जो तुम्हारी नीट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ना जाने कितने बार, जब से बायोटेक आई है तब से इसकी सीक्वेंस पर क्वेश्चन तो आता ही आता है, मानो, ठीक है। इको R1 का सीक्वेंस क्या होगा? इको R1 एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, जो इकोलाई से आइसोलेट होता है। ये कहां पर कट करता है? जहां पर GAA TTC इस टाइप के 6 बेस पेयर के सीक्वेंस मिलते हैं। कट कहां लगाएगा? कट कहां लगाएगा? हमेशा ग्वानिन और एडेनिन के बीच में कट लगाएगा, ग्वानिन और एडेनिन के बीच में कट लगाएगा, ग्वानिन
और एडेनिन के बीच में कट लगाएगा तो सीक्वेंस कैसी कट जाएगी, ऐसे कट जाएगी। इस तरीके से कट लगाता है कौन, इको आर वन। तो इको आर वन का स्पेसिफिक सीक्वेंस क्या है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है, तो जी ए ए टी टी सी, जी ए टी टी सी, उधर से पढ़ो जी ए टी टी सी। क्लियर है, याद रहेगा। अब बस तुम एक बार बायोटेक और इवोल्यूशन हो जाए, फिर तुम सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन देने हैं तुम्हें, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत तरीके से दूंगा, जो दूंगा बहुत तरीके से दूंगा, एनसीईआरटी भेज दूंगा, फिर तुम्हें प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करानी है। और क्या कराना है, सिर्फ प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस। समझ रहे हो, हाँ। तो टेलीग्राम पे तो नहीं दूंगा, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा अपनी तरीके से, ठीक है, क्वेश्चंस दूंगा यहाँ पर तुम्हें अपनी तरीके से, ठीक है। वहां से लोग क्या करते हैं, उठाते हैं, क्या क्या कर रहे हैं, जो भी है, ठीक है, गलत तरीके से यूज करते हैं उनको, ठीक है। चलो, एक्सो नहीं लगा रहा, ये पूरा डीएनए है, बहुत बड़ा डीएनए है। उस डीएनए के अंदर जहां पर ये सीक्वेंस होगी, वहां ये जिग जैग कट लगाएगा। हिंद टू स्ट्रेट कट लगाता था, ये जिग जैग कट लगाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, नहीं, ग्वानिन एडेनिन के बीच में। ये एक्सो नहीं है, ये इतना सा डीएनए नहीं है। डीएनए तो बहुत बड़ा है भाई, डीएनए तो बहुत बड़ा है। उस डीएनए के बीच में कहीं ना कहीं सीक्वेंस आएगी, ये वाली जी ए टी टी सी, समझ रहे हो, जी ए टी टी सी। तो पूरे डीएनए में जहां ये सीक्वेंस आएगी, वहां पर कट लगाएगा एडेनिन और ग्वानिन के बीच में। समझ गए, हाँ। अरे क्लास 11 कैसे रिवाइज करें, इसके लिए तो हम लोगों ने नीट हाफ तुम्हारी वजह से तो स्टार्ट किया ही था यार, ठीक है, तुम्हें देख करके, तुम अपने बच्चों से डिस्कशन करके, ठीक है। एनसीईआरटी डीप लाइन कल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। हमने कल बता भी दिया, देखो एनसीईआरटी डीप लाइन और नीट हाफ को कंबाइन करके हमने एनसीईआरटी डीप लाइन के 4 लेक्चर होते थे, उनको 2 और कभी कभी हार्डली 3 लेक्चर, बस 2 में ही हो जाएगा। 2 लेक्चर मैं कन्वर्ट किया है, तो 2 फायदे हो गए। एक तो नीट हाफ की तरह शॉर्ट में रिवाइज हो गया, और एनसीईआरटी की एक एक लाइन कवर हो गई, ठीक है। तो मैं स्पेशली एनसीईआरटी डीप लाइन को डीप लाइन की तरह ही लेने वाला हूँ, ठीक है, कोई इसमें मॉडिफिकेशन नहीं, ठीक है। 2 लेक्चर के अंदर पूरी एनसीईआरटी का एक चैप्टर खत्म कर देंगे, ये है इस तरीके से, समझ, टाइम बचे। एनसीईआरटी डीप लाइन में हम 4 लेक्चर ले रहे थे, अब उसको 2 लेक्चर में खत्म करेंगे। एनसीईआरटी की एक एक लाइन को क्रिस्टल क्लियर कराएंगे, ठीक है, बहुत साफ सुथरे तरीके से कमांड करते हुए, ठीक है। प्रैक्टिस सेशन सेपरेट लेंगे, जिससे कि उसको उस 2 लेक्चर में खत्म किया जा सके, और प्रैक्टिस सेशन हम अलग से कितने भी लगा सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब आप देख लो, ठीक है, हर टीचर हर हफ्ते में, ठीक है, 1 या 2 चैप्टर करा देगा। अभी स्टार्टिंग में थोड़ा एक एक चैप्टर रहेगा, आगे आकर के एक एक हफ्ते में 2 2 चैप्टर हो जाएंगे, ठीक है। वो तो फास्ट ही कराएंगे, उसको टेंशन क्यों कर रहे हो, क्योंकि 12th का सिलेबस कम है ना, इसलिए। मतलब हम लोग इसको फरवरी तक एंड कर देंगे, जहां तक मुझे लग रहा है। आगे जाकर के इनकी थोड़ी सी, जहां सिलेबस आपका कंप्लीट हुआ, तो इनका थोड़ा सा स्पीड अप हो जाएगा, थोड़ा सा, है ना। अब बताओ, यहां तक समझ में आ गया, तो 2 एंजाइम की पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आपको भूलनी नहीं है। हिंद 2 में जी टी टी ए सी, यहां पर क्या है, जी ए टी टी सी, बस इतना सा अंतर है, सीक्वेंस जरा सी अंतर हो रही है। वहां जी टी टी ए सी है, यहां जी ए टी टी सी है, समझ रहे हो ना। तो इसमें कंफ्यूजन होगा बहुत ज्यादा, तो लिख करके टांग लेना, ठीक है, ठीक है। तो जी टी टी ए सी, तुम्हारा टीटी पहले आएगा या टीटी बाद में आएगा। इको आर्मन में टीटी बाद में आएगा, बाद में क्यों आएगा, क्योंकि इसकी डिस्कवरी बाद में हुई थी, वहां डिस्कवरी पहले हुई थी, तो टीटी पहले आएगा। समझ, टीटी का मतलब ट्रेन का टीटी, ऐसे याद रख लो। जिसमें टीटी पहले आए वो हिंद 2 है, जिसमें टीटी बाद में आए वो इको R1 है, सिंपल सी बात। ओके, ऐसे याद रख लेना उसको। अब आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं बात करूंगा क्लासिफिकेशन की, नॉमनक्लेचर की, कि जैसे हम बोल रहे हैं ना, हिंद 2 इको R1, ये क्या है भाई, हिंद 2 इको R1, किस बेस पर क्लासिफाई करते हैं। एक एग्जांपल दिया, अभी इको R1 का एग्जांपल दे रखा है उन्होंने, ठीक है। तो ये क्या है, इको R1 क्या है, कैसे नाम आप करण करते हो किसी एंजाइम का। 2 बातें ध्यान रखनी है।
एंजाइम कहां से आइसोलेट कर रहे हो? उस बैक्टीरिया की, समझ रहे हो, जीनस और स्पीसीज को यूज करते हैं। फिर उस बैक्टीरिया के हम स्ट्रेन को यूज करते हैं। उस बैक्टीरिया, भाई एक बैक्टीरिया से एक एंजाइम तो आइसोलेट नहीं होगा, कई एंजाइम आइसोलेट करते हैं। वो नंबर ऑफ एंजाइम कौन सा है जो उस पर्टिकुलर स्ट्रेन से आप आइसोलेट कर रहे हो, फिर 1 2 3 में उसका नाम लगा देते हैं। इस तरीके से हम एक प्रॉपर तरीके से एंजाइम को क्लासिफाई करते हैं। जैसे समझो, ठीक है, फर्स्ट लेटर ऑफ नेम जीनस होती है। जैसे अगर मैं बात करूं, बैक्टीरिया की बात करूं, ठीक है, इसे इसकी लिख लेता हूं मैं प्रॉपर, ई को आर 1। तो ई क्या है? ई क्या है भाई? स्ट्रेशिया कोलाई से आइसोलेट किया हमने, स्ट्रेशिया कोलाई से पूरा नाम है इसका, इससे आइसोलेट किया है हमने, ठीक है, इस एंजाइम को। तो ई हम कहां से उठाया? ई हमने इस बैक्टीरिया की जीनस उठाई। ई का मतलब क्या है? जीनस। जीनस क्या होगी? स्ट्रेशिया। सीओ क्या उठाया? सीओ, सीओ इसकी स्पीसीज उठाई। सीओ क्या है? सीओ, ठीक है। द सेकेंड टू लेटर स्पीसीज ऑफ द प्रोकैरियोटिक, तो स्पीसीज होगी, स्पीसीज क्या होगी? कोलाई, COLI। को हमने यहां से उठाया, समझ रहे हो, को हमने यहां से उठाया। आर क्या है? आर उसका स्ट्रेन है। आर क्या है? उसका स्ट्रेन है, स्ट्रेन, स्ट्रेन है, ठीक है। और फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या लिखते हैं रोमन नंबर में? ऑर्डर इन विच एंजाइम वर आइसोलेटेड फ्रॉम दैट स्ट्रेन, ठीक है, ठीक है। ये क्या है? ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन फ्रॉम दैट स्ट्रेन। उस पर्टिकुलर स्ट्रेन से कौन किस नंबर का ऑर्डर आप आइसोलेट कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी, जैसे हिंद 2 है, एच कहां से लिया? हीमोफ्लस से लिया। IN कहां से लिया? इन्फ्लुएंजा से लिया, ठीक है। हिंद 2, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन क्या हो गया? सेकंड हो गया, जैसे अभी हिंद 2 की बात की थी मैंने। इक्वार 1 समझ में आ गया? स्ट्रेशिया कोलाय, आर स्ट्रेन हो गया, और फर्स्ट ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन हो गया, ठीक है। हिंद 2 की बात की थी मैंने, तो H क्या होगा? हीमोफ्लस, IN क्या होगा? इन्फ्लुएंजा, D क्या होगा? स्ट्रेन, और 2 क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। यानी उस बैक्टीरिया से एक और एंजाइम आइसोलेट हुआ था, पर वो टाइप 1 था। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज नहीं करते हम टाइप 2। पहला टाइप 2 कौन सा था? हिंद 2 था। क्लियर है? बिल्कुल, पहला टाइप 2 हिंद 2 था। समझ में आ गया? तो ऐसे ही ई को आर 1 का लिया, ई मतलब क्या हो गया? जीनस हो गई, को क्या हो गया? स्पीसीज हो गई, आर क्या होगा? स्ट्रेन हो गया। 1 2 3 4 जो भी लिखेंगे वो ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन ऑफ दैट स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब, अरे यार ऐसी बात मत कर, कोरोना इतना भयानक गुजरा है, ठीक है, हर न्यूज में स्ट्रेन की बात चलती है। कोरोना का नया स्ट्रेन आ गया, नया रूप आ गया। वही वायरस तो वही है कोरोना, उसके सरफेस प्रोटीन चेंज हो जाएंगे तो नया स्ट्रेन आ गया, ठीक है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा के कई स्ट्रेन हैं। अभी इस समय फ्लू फिर से फैलना चालू हो गया, बच के रहना बेटा, थोड़ा ध्यान रखना होगा सबको, एहतियात रखनी पड़ेगी, ठीक है। मास्क पहन के रखो, थोड़ा केयर करो, ठीक है। फिर से बर्ड फ्लू फैलना चालू हो रहा है। और तो मैं बता दूं, कोरोना के केस भी फैल रहे हैं, जो खतरनाक खांसी हो रही है, ठीक है। मुझे तो डॉक्टर ने कह ही दिया था कि आपको अभी, जो बीच में बहुत तबीयत खराब थी, खांसी अभी तक है, कि आपको कोरोना होने के लक्षण लग रहे हैं। टेस्ट चला गया था मेरा बिल्कुल ही, ठीक है। तो अपने को आइसोलेट भी किया मैंने, ठीक है, जैसा भी है मतलब करके अपना पढ़ाता रहा, ठीक है। तो तुम्हें थोड़ी एहतियात रखनी है, क्योंकि हमें तो पढ़ाना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम्हें पढ़ना है। और एक सब्जेक्ट नहीं, 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना। फिर से बर्ड फ्लू स्टार्ट हो रहा है, कोरोना फैल ही रहा है, तो थोड़ा सा एहतियात रख के काम करना है, और कुछ भी नहीं। तो अब ये बताओ, ठीक है, नॉमन क्लेचर समझ में आया? डरने की जरूरत नहीं है। ये अब ये जितने भी वायरस है ना, नुकसान कोई नहीं पहुंचाते, बस आपके 4 5 दिन बर्बाद कर देते हैं, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। खांसते रहोगे, हल्का फीवर रहता है, ठीक है, अब बॉडी रेजिस्टेंट हो चुकी है लोगों की, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, और कुछ भी नहीं।
हाँ वीटी सर क्या बेटा, सभी टीचर्स को हो गया है, ठीक है, वो सब एक साथ वहाँ रहते हैं। तो मुझे भी सिर्फ वहीं से फैला था, ऑफलाइन से ही बच्चों को था, बच्चों से फिर मुझ में आया, वीटी सर में आया, तरुण सर में ऑलरेडी बहुत समय से वो भी खांस रहे थे हल्का हल्का, सर्वेश सर को भी लग रहा है मुझे, पर खांसी तो नहीं है, बट हाँ ये है, सभी को है। और बहुत एहतियात रखने पड़ेगी, बहुत, क्योंकि ठीक है, मैं 8-10 हज़ार की तो एंटीबायोटिक मैं खा चुका हूँ, तो मैं बताऊँ रियलिटी में एंटीबायोटिक प्लस ढेर सारे निमुलाइजर, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो समझ में आ गया, क्लासिफिकेशन वाला कंसेप्ट ध्यान रखना है आपको, इस पर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, ठीक है। दो ही एंजाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, EcoR1 नंबर टॉप पर है और हिंद 2 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, अब ये एंजाइम कट कैसे करते हैं, अब क्या क्या समझ में आ गया, एंजाइम होते क्या है, एक्सो एंडोन्यूक्लियस पहले समझाया, फिर हमने बात समझी ये एक्सो एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं, ठीक है, इसमें टाइप 1 टाइप 2 में अंतर क्या है, फिर हम समझे कि जो एंडोन्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, ये काम मतलब अभी तो हमने समझा कि इनका मतलब इनको ये कहां पर किसको आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉग्नाइजिंग साइट क्या होती है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, फिर हम समझे कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती हैं, 8 4 से लेकर के 8 बेस पेयर से मिलकर बनी सीक्वेंस होती हैं, हर हर एंजाइम की एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है, ठीक है, 2 एंजाइम की स्पेसिफिक सीक्वेंस याद रखनी है आपको, ठीक है, उन स्पेसिफिक सीक्वेंस से कट लगाते हैं, कट लगाने के तरीके दो हैं, या तो सीधा बीच में से कट कर देंगे बिल्कुल सीधा, या जिग जैक कट करेंगे, ठीक है, सीधा बीच में से कट करेंगे या जिग जैक कट करेंगे, जैसे मैं समझाता हूं आपको, समझने की कोशिश करना। जैसे मानो ये मॉलिक्यूलर सीजर है, ये मॉलिक्यूलर सीजर है, ठीक है, ये मान लो एक डीएनए का सेगमेंट है, समझने की कोशिश करना, मैं दिखाता हूं आपको, देखो ये एक डीएनए का सेगमेंट है, कई एंजाइम, जैसे हिंद 2 की बात करता हूं, हिंद 2 क्या काम करता है, ठीक बीच में से सीधा स्ट्रेट कट लगाता है, ये स्ट्रेट कट लगा दिया, दो टुकड़े में बीच में तोड़ दिया बीच में से दो टुकड़े में। तो हिंद कई एंजाइम तो क्या करते हैं, बीच में से सीधा कट मार देते हैं, दोनों स्टैंड के अंदर, एक स्टैंड में नहीं, बोथ स्टैंड के अंदर, बोथ स्टैंड में दोनों में से सीधा बीच में से कट लगाते हैं, ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। और कई एंजाइम क्या काम करते हैं कि डीएनए ये है, इसको यहां से कट लगाएंगे, ये यहां कट लगा दिया, एक कट यहां लगाएंगे, ये यहां कट लगा दिया, ठीक है, तो कट कहां लगाए इन्होंने, अपने स्पेसिफिक सीक्वेंस पर कट लगाए, समझना, स्पेसिफिक सीक्वेंस पर कट लगा दिया, ठीक है। तो अब ये डीएनए को अलग अलग करेंगे, तो ये इस तरीके से बीच में से डीएनए, बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो डीएनए बीच में से ये अलग हो गया, समझने की कोशिश करना, भाई एक एंजाइम ने कट यहां लगाया एडेनिन ग्वानिन के बीच में, दिख रहा है ना, एक ने कट यहां लगाया एडेनिन ग्वानिन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड थे, और ये दोनों दोनों अलग हो गए, तो ये स्टैंड अलग हो गया, ये स्टैंड अलग हो गया, अलग हो गया, तो ये जिग जैक कट हो गया, ये जिग जैक कट हो गया, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने जिग जैक कट लगाया, और यहां पर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने ब्लंट कट लगाया, सीधा कट कर दिया, ब्लंट कट, तो ब्लंट कट का मतलब बीच में से सीधा उड़ा देना, जिग जैक कट का मतलब है स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के बीच में, जैसे EcoR1 ने ग्वानिन और एडेनिन के बीच में कट लगाया, EcoR1 ने ग्वानिन और एडेनिन के बीच में कट लगाया, तो जिग जैक कट बन गया, समझे या नहीं समझे, अब बताओ यहां तक समझ में आया। तो यही समझाना है कि इनका एंजाइम का तरीका क्या है, काम कैसे करते हैं, ठीक है, तो वर्किंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है,
तो वर्किंग की बात करूं तो जैसे मानो यहां मैं एग्जांपल ले रहा हूं हिंद 2, अच्छा ई को R5 एग्जांपल दे दिया है इन्होंने, ठीक है कोई नहीं। जैसे यहां पर हम बात करेंगे स्टिकी एंड बना बना रहे हैं, तो एक जगह हम ब्लंट एंड बना रहे हैं, ठीक है, यहां पर स्टिकी एंड बना रहे हैं। स्टिकी एंड्स क्यों बोल रहे हैं बता रहा हूं, यहां हम ब्लंट एंड बना रहे हैं। तो एंजाइम दो तरीके से काम करते हैं, जैसे यहां पर ग्वानिन और एडेनिन के बीच में कट करेंगे तो ये इस तरीके से जिग जैक। तो ये स्टिकी एंड क्यों बोला हमने, क्योंकि यहां हाइड्रोजन बॉन्ड फ्री फॉर्म में रह गए, हाइड्रोजन बॉन्ड फ्री फॉर्म में है। अभी यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड फ्री है, फ्री हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब है ये तुरंत आपस में चिपक जाएंगे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड फ्री फॉर्म में है, तुरंत आपस में चिपक जाएंगे, ठीक है। तो ये स्टिकी एंड बन गए, ये जिगजैग कट लग गया, स्टिकी एंड बन के वापस में फिर से अटैचमेंट हो जाएगा। यहां एक भी हाइड्रोजन बॉन्ड फ्री फॉर्म में नहीं है, तो सीधा स्ट्रेट कट लगाया, सीधा स्ट्रेट कट लगाया, तो उसको ब्लंट एंड बोलते हैं, ब्लंट एंड, स्ट्रेट कट लगाया। तो एंजाइम दो तरीके से काम करते हैं, जब भी डीएनए को कट करते हैं या तो स्टिकी एंड लगाए बनाएंगे या ब्लंट एंड बनाएंगे। ब्लंट एंड जैसे हिंद 2 बनाता है, बीच में से कट कर देता है। स्टिकी एंड यानी एडेनिन ग्वानिन के बीच में ई को R1 कट लगाता है, ठीक है। तो इसको स्टिकी एंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड फ्री है। यहां फ्री हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो जब भी ये दो स्टैंड आप आसपास आएंगे तो फिर चिपक जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से, ठीक है। तो ये स्टिकी एंड हो गए, ये ब्लंट एंड हो गए। तो एंजाइम के वर्किंग करने का तरीका इस तरीके से होता है, स्टिकी एंड या ब्लंट एंड। जैसे अब एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिया है, इन्होंने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल दिया है, ठीक है। ये तो ये अलग डीएनए है, डीएनए फर्स्ट रेड कलर से दिखाया है इन्होंने, ये अलग डीएनए है, ये डीएनए अलग है। ये अलग डीएनए है, ये डीएनए अलग है, इसको मैं अलग कलर से दिखा देता हूं। डार्क कलर है तो कोई डार्क कलर यूज कर लेते हैं। ये डीएनए अलग है, ये डीएनए अलग है, समझना। इसको हम बोलेंगे सेकंड डीएनए, सेकंड डीएनए। ये दूसरा डीएनए, वो पहला डीएनए है, दो अलग अलग डीएनए। अब इन दो डीएनए को हमें जोड़ना है, दोनों के लिए सेम एंजाइम यूज करोगे, ठीक है। क्या यूज करोगे, सेम एंजाइम। तो एंजाइम कट बोथ डीएनए स्टैंड एट द सेम साइट, सेम साइट पर कट करेंगे, क्योंकि सेम एंजाइम आप यूज कर रहे हो। ई को R1 कट डीएनए बिटवीन द बेस ग्वानिन एडेनिन ओनली द सीक्वेंस ऑफ, ठीक है, ठीक है। अब सेम एंजाइम यूज करोगे आप दोनों के, इसमें सेम एंजाइम। सेम एंजाइम यूज करने से क्या होगा, देखो यहां पर ये कट करेगा ऐसे ऐसे, सेम एंजाइम यहां पर भी हम यूज करेंगे तो कट करेगा ऐसे ऐसे, ऐसे कट किया इसने। अब इस डीएनए का देखो स्टिकी एंड बन गया, क्योंकि यहां पर भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड फ्री फॉर्म में आ गए, यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड फ्री फॉर्म में आ गए, ठीक है। अब क्या होगा, जब दोनों डीएनए को हम एक साथ एक ही बीकर में डालेंगे, अब समझना हम क्या कर रहे हैं, दोनों डीएनए को एक साथ एक ही बीकर के अंदर हम ट्रांसफर करेंगे। इसको भी इसमें डाल दिया, इसको भी इसमें डाल। अब देखो इसके ये फ्री हैं, इसके ये फ्री हैं, अपने आप बिना किसी मेहनत के ये एडेनिन इस थाइमिन से जुड़ जाएगा, ये एडेनिन इस थाइमिन से जुड़ जाएगा, ये थाइमिन इस एडेनिन से जुड़ जाएगा, और ये थाइमिन इस एडेनिन से जुड़ जाएगा, अपने आप जुड़ गया। और जुड़ करके स्ट्रक्चर ये बन गया, ये क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट। ये क्या बन गया यहां पर, रिकॉम्बिनेंट। तो जब भी मैं रिकॉम्बिनेंट बना रहा था तो मैं बोल रहा था हमेशा एक ही एंजाइम यूज करेंगे दो अलग अलग डीएनए को कट करने के लिए, सेम एंजाइम, समझ रहे हो। हाँ, फॉस्फेट को जोड़ने के लिए तो आपको लाइगेज चाहिए, ठीक है, वो तो लाइगेज चाहिए। तो आपने इस वाले डीएनए को आपने एक सेम एंजाइम से कट करवाया, ई को R1, दोनों के केस में आप ई को R1 यूज कर रहे हो, इसको भी ई को R1 से कट करवाया, दोनों कटे हुए डीएनए को आपने एक बीकर में डाल दिया, अपने आप ये आपस में चिपक जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, साथ में लाइगेज डालोगे
तब लाइगेज की हेल्प से बिल्कुल बॉन्डिंग परफेक्ट हो जाएगी और एक रिकॉम्बिनेंट बन जाएगा, जैसे दो टाइप के डीएनए आपस में जुड़ रहे हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ डीएनए इसको हम रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं। अब बताओ, यहां तक समझ में आया? एनसीईआरटी एकदम कंसेप्चुअल लेके चलनी है। यस, पी फॉस्फेट बॉन्ड है, ठीक है, फॉस्फेट है, ठीक है, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड से जुड़ेगा। अब एनसीईआरटी ने एक और एग्जांपल दिया है, समझाने की कोशिश की है, जो मैंने स्टार्टिंग में क्लोनिंग वाला बताया था। इन्होंने क्या काम किया, एक फॉरेन डीएनए लिया, जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था ना, फॉरेन डीएनए, और डायग्राम से समझा रहे हैं। और ये एक प्लाज्मिड लिया उन्होंने, प्लाज्मिड, ठीक है, ये प्लाज्मिड ले लिया उन्होंने, वेक्टर प्लाज्मिड। प्लाज्मिड को और फॉरेन डीएनए को कट करने के लिए सेम सेम एंजाइम यूज किया है, एक भी दिया हुआ, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने यूज किया है इन दोनों को कट करने के लिए, जिससे कि दोनों की स्टिकी एंड एक जैसे हो जाएं। कट कर दिया इसको, इसको कट कर दिया, दोनों को एक ही बीकर में डालेंगे। दोनों को जब एक ही बीकर में डालोगे, दोनों को एक ही बीकर में डालोगे, तो क्या बन गया, आपका रिकॉम्बिनेंट बन गया। भाई ये वाला पार्ट सीधे से जुड़ गया आकर के, यहां पर ये जुड़ गया, आगे यहां पर ये जुड़ गया, ठीक है, इससे क्लियर है। जोड़ने के लिए आपने क्या यूज किया, यहां पर लाइगेज, कौन सा एंजाइम यूज किया, लाइगेज, जो क्या काम कर रहा है, इस फॉरेन डीएनए को आपके प्लाज्मिड से जोड़ रहा है और बन गया रिकॉम्बिनेंट। अब आप रिकॉम्बिनेंट को क्या कर रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, बन गया ट्रांसफॉर्मेंट। फिर इसकी प्रोजेनी के अंदर भी ये जाएगा, जो स्टार्टिंग में दिखाया था मैंने। तो ये डायग्राम भी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इस तरीके से आज यहां पर मैंने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वाला पूरा कंसेप्ट क्लियर कराने की कोशिश की है, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक बार रिवाइज करा रहा हूं तेजी से। सबसे पहले मैंने बताया कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज कैसे हुई, यस, हाँ, ठीक है, यस, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी कैसे हुई, क्लियर है। तो डिस्कवरी के लिए सबसे पहले मैंने आपको बेसिक बताया कि कौन कौन से साइंटिस्ट थे, ठीक है, अर्बर स्मिथ और नाथन, अर्बर स्मिथ और नाथन, इन तीन साइंटिस्टों का कंसेप्ट यहां पर लेके चल रहा हूं मैं। तो अर्बर साहब की लैब में स्टूडेंट थे, उन्होंने बताया, एक पोस्टुलेट दिया अर्बर साहब के संग मिलकर के, कि कुछ बैक्टीरिया बैक्टीरियोफाज से बच जाते हैं पर कुछ मारे जाते हैं। तब बात आई बच कैसे जाते हैं, उनके पास बचने के लिए सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म क्या है। तब उन्होंने पता लगाया कि उन बैक्टीरिया के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो अपने डीएनए का तो मिथाइलेशन कर लेते हैं, पर जब भी कोई फॉरेन डीएनए आता है तो उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया। तब जाकर के स्मिथ और नाथन ने मिलकर के उस एंजाइम को, उन एंजाइम्स को आइसोलेट किया, क्लियर, बिल्कुल। और बाद में आकर के इन तीनों को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, यहां से डिस्कवरी चालू हुई, ठीक है। तो अर्बर ने पूरा समझा के बताया कि किस तरीके से मिथाइलेज मिथाइलेशन करता है और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज फॉरेन डीएनए को या नॉन मिथाइलेटेड डीएनए के टुकड़े टुकड़े कर देता है। यहां तक एकदम क्लियर होगा, यस। फिर हमने बात की कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का क्लासिफिकेशन, मतलब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्लासिफिकेशन, इनको न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस दो टाइप के हो सकते हैं, एक्सो और एंडो। जो जैसे मोतियों की माला है, मोतियों की माला में बाहर से मोती निकालो एक एक करके, एक एक करके, ये एक्सो न्यूक्लियस है। मोती की माला को बीच में से तोड़ दो, ये एंडो न्यूक्लियस है। एक्सो और एंडो, क्लियर है, हाँ। पर एक्सो से तो हमें मतलब ही नहीं, हमें तो एंडो से मतलब है। एंडो न्यूक्लियस कई टाइप के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2 को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। टाइप 1 जिसके एक्शन मैकेनिज्म के लिए मैग्नीशियम आयन चाहिए पर साथ में एटीपी भी चाहिए। हाँ, टाइप 2 के केस के अंदर ध्यान रखना है आपको, ओनली मैग्नीशियम आयन चाहिए, इसलिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज कर सकते हो। टाइप 1 का मैं अगर केस की बात करता हूं तो टाइप 1 बस ये ध्यान रखना 3 यूनिट होती है पर काम की नहीं है। नो डाउट मिथाइलेशन भी कर लेती हैं, ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन भी कर लेती हैं, पर रैंडमली कट करती हैं, इसलिए टाइप 1 हमारे काम का नहीं है। जबकि टाइप 2 में 2 ही यूनिट होती हैं, रिकॉग्नाइज भी करती है और स्पेसिफिक साइट पर कट भी करती है जो हमें चाहिए। तभी हमने टाइप 2 को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज किया, क्लियर है, बिल्कुल। फिर मैंने बात किया कट कहां करते हैं, स्पेसिफिक सीक्वेंस पर। उन स्पेसिफिक सीक्वेंस को बोलते क्या है, ठीक है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं, उल्टे सीधे एक समान। इनको क्लोनिंग साइट भी बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस भी बोलते हैं, रिकॉग्नाइजिंग साइट भी बोलते हैं, ठीक है। कट करने के तरीके ये तो ब्लंट एंड बनाते हैं, स्टिकी एंड बनाते हैं, ठीक है। तो मैंने 2 एग्जांपल दे दिए आपको, हिंद 2 का और इको R1 का, ये आपको याद रखने हैं। फिर मैंने क्लासिफिकेशन की बात कर दी, क्लासिफिकेशन कैसे होता है, जीनस, स्पीसीज,
ठीक है, स्ट्रेन और ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन उस पर्टिकुलर स्ट्रेन से। फाइनली मैंने कट करने के तरीके बता दिए, ब्लंट एंड और स्टिकी एंड, और दो एग्जांपल दे दिए एनसीईआरटी ने। यहां आकर के आपके रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का पूरा डेटा कंप्लीट होता है, यानी एंजाइम वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। पॉलीमरेज मैंने बता दिया टाइप 1, और लाइगेज मैंने बता दिया T4 बैक्टीरियोफाइज आइसोलेट करते हैं। अब कल की क्लास में मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर। एक क्लास में क्लोनिंग वेक्टर ही, कल का मतलब परसों, परसों वाली क्लास में सिर्फ क्लोनिंग वेक्टर ही हो पाएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, हो सकता है होस्ट भी हो जाए, होस्ट बहुत छोटा सा ही है, तो मोस्ट प्रोबेबली होस्ट और क्लोनिंग वेक्टर हो जाएंगे, पर समझने का है। मतलब पूरे बायोटेक का सबसे समझने वाला पार्ट जो है, जो बड़े बड़े लोगों को समझ में नहीं आता था एक जमाने में, जब ऑनलाइन हम लोगों ने स्टार्ट किया था उस समय, क्योंकि बहुत टीचर से बात होती थी मेरी, तो कहते थे कि यार सर आपने जो कंसेप्ट दिया है, क्योंकि वो सर एक्सपेरिमेंटल था, क्योंकि किताबों का नहीं है, जो मैं समझाऊंगा वो टोटली लैब में जो मैंने किया है वो समझाऊंगा, दो एग्जांपल यूज करूंगा, उसके बाद आपका कोई डाउट बचेगा नहीं। तो परसों की क्लास मिस मत करना, ठीक है, पूरी 2 घंटे की क्लास होगी, बस सब कुछ ओके रहे, ठीक है, बात कर लेंगे इसके लिए आज, ठीक है। तो ओके, तो मिलते हैं हम लोग थर्सडे को, सेम 1 से 3 बजे तक की क्लास होगी पूरी पूरी। और फ्राइडे और सैटरडे को मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन करा रहा हूं एनसीईआरटी डीप लाइन के अंदर। अगर किसी को वाकई में समझना है एनसीईआरटी डीप लाइन, तो आप, ठीक है, फ्राइडे और सैटरडे को मिल सकते हैं, ठीक है, वही 4 से 7 वाले टाइम में, या 4:30 से, मेरा क्लास थोड़ा 4:30 से होगा, ठीक है, 7 बजे तक खत्म हो जाए। 2.5 घंटे का सेशन मेरे लिए बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि 2.5 घंटे सेशन के अंदर भी मैं मैक्सिमम करा दूंगा आपको, ठीक है। तो 2 सेशन होंगे, 2 से 2.5 घंटे के मेरे, इसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन परफेक्टली एनसीईआरटी की एक एक लाइन को डी कोड करके, जो हिडन लाइंस हैं, एकदम क्लियर करा के मैं आगे बढ़ूंगा। ओके, तो मिलते हैं परसों सेम टाइम। ओके, बाय बेटा, बाय। परसों में ढेर सारे क्वेश्चन भी दे रहा हूं आपको प्रैक्टिस के लिए, ध्यान रखना। ओके बेटा, बाय बाय बाय। टाइम हुआ क्या? हाँ चलो, टाइम भी है। हाँ बेटा, अभी बिल्कुल कल मेरी क्लास नहीं है, ओके, यानी हम लोग अब 1 साल बाद मिलेंगे, ठीक है। हम उस साल में मिलेंगे जिसमें आप सिलेक्शन देने वाले हो भाई, ठीक है, लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट साल, ठीक है, 2025। अगेन अगेन हैप्पी न्यू ईयर, हम मिलते हैं, ठीक है, नई साल के अंदर। कल तो 24 ही है, तो हम मिलेंगे 25 में। ओके, अगेन ढेरों सारी शुभकामनाएं, ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर बेटा। ओके, बाय बेटा।